किस साइज का स्टोन अगर है और वो यूरिन से निकल जाता है उसमें आपको सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ेगी? 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं उसको, लेस देन 5 मिलीमीटर, 5 to 10 मिलीमीटर एंड मोर देन 10 मिलीमीटर। कुछ ने बोला कि बियर जो है वो बहुत ज़्यादा मज़ेदार होती है किडनी के लिए, अगर स्टोन है तो वो आपको निकाल देगी। दे एक्ट लाइक डायूरेटिक, मीन्स जिससे यूरिन थोड़ी ज़्यादा बनती है। स्टोन प्रॉब्लम क्यों शुरू होती है? कि जिनको स्टोन डिसीजेज होती हैं उनको लॉन्ग टर्म में कार्डियक एंड ब्रेन इश्यूज आने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। ये स्टोन किस चीज़ के होते हैं? आमतौर पे 60-70% केसेस में कैल्शियम एंड ऑक्सलेट के स्टोन्स होते हैं। कदा सर दर्द हुआ और पेन किलर खा लिया तो इसका इम्पैक्ट किडनी पे क्या है? सबसे ज़्यादा जो चलने वाले डॉक्टर्स हैं वो हैं केमिस्ट। यूट्यूब पे जब मैंने पहला वर्ड लिखा किडनी तो उसमें सजेशन आया किडनी चोर। ये ट्रांसप्लांट की सिचुएशन में किडनी के चोर वाली बात आती है। एनर्जी ड्रिंक्स आती हैं, सोडाज आते हैं या फिर कोल्ड ड्रिंक्स आती हैं, ये कैसे इम्पैक्ट करता है किडनी पे? शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए इट माइट इंक्रीज योर कंसंट्रेशन फॉर अ पर्टिकुलर जॉब, बट ऑन रूटीन बेसिस इट विल इंक्रीज योर एंग्जाइटी लेवल्स। तो ये ब्लैक कॉफ़ी का क्या असर रहता है किडनी के ऊपर? इफ़ यू कंटिन्यू टू ड्रिंक दे कैन एक्चुअली बी स्टोन फॉर्मर। बॉडी बिल्डिंग के लिए आपको प्रोटीन लेना पड़ेगा और उनका क्या इम्पैक्ट होता है किडनी के ऊपर? तो एक्सेसिव प्रोटीन इंटेक आपको डायरेक्टली किडनी को इंजरी नहीं करता। कि डायबिटिक लोग होते हैं, डायबिटीज़ हो रही है लोगों को और साथ साथ हाई ब्लड प्रेशर भी रहता है लोगों का। जितनी भी दुनिया में आज तक लड़ाइयाँ हुई हैं, जितनी भी आज तक कैंसर और कितनी भी बीमारियाँ हो गई, सबकी जो डेथ रेट है उसको एक तरफ ले लीजिए, डायबिटीज़ ब्लड प्रेशर के डेथ रेट को एक तरफ ले लीजिए। जो हम किडनी ट्रांसप्लांट करते हैं उसकी ज़रूरत आखिर क्यों पड़ती है? तो यदि आप स्टेज 5 पे हैं तो आप जब ऐसे स्टेज पे पहुंचते हैं तो आपके पास 2 रास्ते हैं पूरी दुनिया में अभी तक। वो एक है डायलिसिस का रास्ता और दूसरा है ट्रांसप्लांट का रास्ता। जब एक किडनी से काम चल रहा है तो ऊपर वाले ने 2 किडनी क्यों दी है? तो डॉक्टर भानु, सबसे पहले हम आपसे ये समझना चाहेंगे, आज यूट्यूब पे जब मैंने पहला वर्ड लिखा किडनी तो उसमें सजेशन आया किडनी चोर। ये किडनी चोर सबसे पहले क्यों आ रहा है? ये एक्चुअली किडनी चोर इसलिए पहले आ रहा है क्योंकि देखिए, एक तो थोड़ा सा फनी एस्पेक्ट है, तो पीपल हैव एक्चुअली गूगल्ड इट मोर एंड बिकॉज ऑफ दैट वो सबसे ऊपर दिखता है समहाउ। ओके। एंड इट इज़ बीन यूज्ड एज अ फन मैटर वेयर इफ़ यू वांट टू बाय समथिंग व्हिच इज़ कॉस्टली, हाँ, तो लोग ये बोलते हैं किडनी चुरा लेते हैं। हाँ, वो कहते हैं ना कि अगर आईफोन खरीदना है तो किडनी बेचा आपने। एग्जैक्टली। सो इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी है। प्लस द डार्क साइड ऑफ इट इज़ कि दिस हैज़ हैपेंड इन द पास्ट इन मल्टीपल प्लेसेस and which the current law behind it is very strong and is absolutely condemnable act if whoever is involved in this. So ideally ये ट्रांसप्लांट की सिचुएशन, जब डायलिसिस की सिचुएशन आती है, किडनी बहुत डैमेज हो गई होती है, ये ट्रांसप्लांट की सिचुएशन में किडनी के चोर वाली बात आती है। तो इसके पीछे बहुत स्ट्रॉन्ग लॉ है एंड द लॉ हैज़ टू बी फॉलोड। हाँ, तो ऐसा नहीं है मजाक मजाक में अगर जो हम लोग कह रहे थे ना किडनी बेच आऊँगा, जाके आईफोन ख़रीद लूँगा, ये सब पॉसिबल है नहीं, आप जेल के पीछे हो गए आप। एब्सोल्युटली। चलिए ठीक है, आज हम बात करने वाले हैं इस पॉडकास्ट में किडनी के बारे में। किडनी से जुड़े बहुत सारे मिथ्स होते हैं, बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जो आप समझना चाहते हैं। अगर आपको प्रॉब्लम है या फिर आपके फैमिली में किसी को प्रॉब्लम है तो हमारे साथ डॉक्टर भानु मिश्रा हैं। डॉक्टर भानु, सबसे पहले हम समझना चाहेंगे कि किडनी का एक्चुअली बॉडी में रोल क्या है, बहुत आसान भाषा में। किडनी 2 बीन शेप्ड स्ट्रक्चर होते हैं और वो हमारी लोअर बैक एरिया में होते हैं, 2 बीन शेप स्ट्रक्चर। इनका जो मल्टीपल रोल्स हैं बॉडी में, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंटली है वो है बॉडी में सॉल्ट एंड वाटर का बैलेंस। सो सॉल्ट है सोडियम, पोटेशियम एंड अदर इलेक्ट्रोलाइट्स जैसे मैग्नीशियम एंड कैल्शियम, इन सब का भी बैलेंस किडनी के थ्रू होता है। दीज सोडियम पोटेशियम आर वेरी इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रोलाइट्स इन योर बॉडी। इसी से आपकी बॉडी में हार्ट चल रहा है, इसी से बॉडी में आपके पानी मेंटेन हो रहा है। द अदर एस्पेक्ट ऑफ इट इज़ द वाटर बैलेंस। वॉट एवर यू ईट ड्रिंक हैज़ टू बी, कितना निकालना है, कितना रखना है, आपकी वेदर सिचुएशन कैसी है, आपकी बॉडी में कितना विस्कोसिटी हो चुकी है, बेस्ड ऑन दैट किडनी डिसाइड करती है कितना पानी रखना है, कितना निकालना है। तो दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जॉब ऑफ किडनी। द अदर एस्पेक्ट इज किडनी इज ऑल्सो ऑर्गन विच सिक्रीट्स हॉर्मोन्स। So these hormones are required for maintaining your bone health. These hormones are required for maintaining your hemoglobin in your body and many other important points. So hemoglobin को भी मेंटेन करने में किडनी का बहुत बड़ा रोल होता है। एंड मेनी टाइम्स इन आवर ओपीडी फॉलोअप्स वी सी कि पेशेंट्स हैव कम विद सिम्टम्स ऑफ अनीमिया एंड वी इवैल्यूएट इन टर्न आउट टू बी अ किडनी प्रॉब्लम। सो ये एक दीज आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। अच्छा, ये हमने कई बार सुना है कि किडनी आपके ब्लड को फिल्टर करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो इससे क्या समझें, कैसे फिल्टर करती है? सो देखिए, जो भी हम खाते हैं डेली बेसिस पे वो हमारी बॉडी में जाके टूटता है, मेटाबोलाइज होता है। लिवर एंड किडनी बोथ हैव अ ह्यूज रोल टू प्ले।
जो हमारा लिवर है उससे बहुत एंजाइम सीक्रेट होते हैं, वो उसको डाइजेस्ट करते हैं, इंटेस्टाइन्स उनको मेटाबोलाइज करके एब्जॉर्ब करती हैं। तो जब मेटाबॉलिक कई सारी चीज़ें आप तैयार होती हैं, उनमें से जो अच्छा पार्ट है जो बॉडी को चाहिए वो रख लेते हैं, और जो रॉ मटेरियल बच जाता है, जो टॉक्सिन्स एंड प्रोडक्ट रह जाते हैं, उनको बॉडी से निकालना है। सो देयर आर टू वेज, वन इज़ थ्रू दी स्टूल्स एंड द अदर इज़ थ्रू दी यूरिन। सो यूरिन बहुत सारा कचरा बाहर निकालती है, स्पेशली जो हमारे नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं वो मेनली किडनी के थ्रू ही बाहर निकलते हैं। एक्सेसिव सोडियम पोटेशियम जो हम ले लेते हैं वो भी किडनी के थ्रू ही बाहर निकलता है। तो ये वेस्ट प्रोडक्ट का जो फिल्टरिंग का काम है वो मेनली किडनी का है। अच्छा, हमने स्कूल में तो किडनी के बारे में पढ़ा हुआ है, डायग्राम बहुत सिर्फ नंबर लाने के लिए हमने डायग्राम सीख लिया, पढ़ लिया क्या क्या होता है, लेकिन थोड़ा अब आज जो है अगर हम समझें कि कहाँ से कनेक्शन होता है, कैसे ब्लड जाता है, कहाँ से कनेक्शन, इसका आउटफ्लो कहाँ से होता है, इसको थोड़ा सा डिटेल में अगर आप समझाएं मुझे। तो जैसा मैंने अभी शुरुआत में कहा, किडनीज आर बीन शेप स्ट्रक्चर, तो हमारे राजमे की तरह तो बड़ा साइज ले लीजिए। तो एक एवरेज आदमी में आपकी हमारी तरह जो 5'7", 5'8" वाली हाइट है, उस आदमी में करीब 9 सेंटीमीटर के आसपास की किडनी होती है लंबाई में। ओके। पीछे की तरफ होती है लोअर बैक साइड में। इसका जो कनेक्शन है, 3 मेन कनेक्शन है। वन इज़ द इनफ्लो ऑफ द ब्लड, सेकेंड इज़ द आउटफ्लो ऑफ द ब्लड, थर्ड इज़ आफ्टर फिल्टरिंग द यूरिन गेट्स फॉर्म, तो उसका कनेक्शन। तो लेने आने वाली आर्टरी, ले जाने वाली वेन, और एक यूरेटर होता है, इट्स लाइक अ पाइप शेप स्ट्रक्चर जो किडनी से अटैच होता है, और नीचे की तरफ आके वो हमारा जो यूरिनरी ब्लैडर होता है उसमें अटैच हो जाता है। ओके। द ब्लैडर इज लाइक अ स्टोरेज प्लेस जहाँ पे एक लेवल तक स्टोर होता है। एक लेवल के स्टोर के बाद सिग्नल्स ब्रेन में जाते हैं कि अब वो ब्लैडर भर गया है, एंड वी देन गो एंड मैच्योरेट। सो दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर दैट वी हैव टू फॉलो। तो ये जो यूरिनेशन की प्रॉब्लम किसी की होती है कि बहुत ज़्यादा जाना पड़ता है, तो ये किडनी का इशू है? किडनी एंड यूरिनरी ट्रैक्ट का इशू है। तो ये हर लेवल पे प्रॉब्लम होती है, उसका एंड रिजल्ट है। तो जो बार बार जाना है, आपको यूरिन जाना पड़ रहा है, चाहे वो डे में है या बहुत सारे लोग नाइट का बोलते हैं, हमें रात में बहुत बार उठना पड़ता है, तो मल्टीपल कारण हो सकते हैं। तो कारण किडनी में भी हो सकता है, कारण ब्लैडर में भी हो सकता है, कारण आपके यूरिनरी ट्रैक्ट में भी। ब्लैडर मतलब गॉल ब्लैडर? जो नहीं, यूरिनरी ब्लैडर जो मैंने अभी आपको, जो स्टोरेज ऑर्गन होता है यूरिन का, यूरिनरी ब्लैडर में भी हो सकता है। तो यदि किडनी का कारण है, तो जब किडनी डैमेज हो जाती है, हमारी स्टेज 3, 4, 5 वाली स्टेज होती है, तो एक उसका सबसे क्लासिक सिम्टम होता है, उसे हम कहते हैं नॉक्चूरिया। नॉक्चूरिया मीन्स रात में बार बार उठना। क्योंकि किडनियों से रात में जब आप और हम सोते हैं, तो किडनी के अंदर हार्मोन के कॉम्प्लेक्स एक्शन की वजह से यूरिन कंपैरेटिवली कम बनता है, और रात में हमें उठना नहीं पड़ता। अच्छा। वो उसकी सेंसिटिविटी, वो कॉम्प्लेक्स एक्शन उतने अच्छे से हो नहीं पाता, इसलिए रात में हमें उठना पड़ता है। यदि किडनी में डैमेज होता है, उसको हम नॉक्चूरिया कहते हैं। दूसरे एस्पेक्ट होते हैं, यदि आपको डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है, स्पेशली जब वो अनकंट्रोल्ड है, तो भी आपको बार बार यूरिन के लिए उठना पड़ सकता है, चाहे डे हो या नाइट। दूसरा होता है यूरिन में इन्फेक्शन, ब्लैडर इन्फेक्शंस यदि हमारे होते हैं, तो वो भी एक इतनी सेंसिटिविटी क्रिएट कर देते हैं कि आपको बार बार यूरिन की अर्ज लगती है कि आपको यूरिन जाना है। लेकिन इसमें और जो दूसरे कारणों में अंतर हम ऐसे कर सकते हैं कि इसकी जो वॉल्यूम है ब्लैडर वाले की, वो उतनी वॉल्यूम ज़्यादा नहीं होती, थोड़ा ही पानी हमारे यूरिनरी ब्लैडर में इकट्ठा होता है, और उसकी सेंसिटिव इतना है वो कि आपको यूरिन के लिए जाना पड़ता है। तो ये सारे कारण हो सकते हैं बार बार आपके यूरिन जाने के। सो यदि ऐसा कुछ आता है, तो यू हैव टू इवैल्यूएट थरोली ऑल द रीजंस टू गेट इट डाउन। अच्छा, कैसे समझा जाए कि कोई अगर अपने यंग एज में है, तो वो उसको अगर कुछ किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम हो रही है, तो क्या सिम्टम्स उसको नज़र आने लगेंगे? एक तो यही है जो हमने अभी डिस्कस किया, बार बार यूरिन के लिए उसको जाना पड़ रहा है। सेकंड, यदि वो थोड़ा नोटिस करे अपने यूरिन में, तो उसे झाग देख सकते हैं अपने पेशाब में। देखिए, जब भी आप और हम, चाहे वेस्टर्न हो या इंडियन टॉयलेट्स, हम जब यूरिन करते हैं, सर्टेन अमाउंट ऑफ, बहुत लोअर क्वांटिटी में थोड़ा बहुत झाग बनता है। बट यदि एक्सेसिव आपको नज़र आ रहा है, जो आपने पहले कभी नोटिस नहीं किया, तो दैट कुड बी वन ऑफ द बिग रीजंस जहां आपका इनिशियल साइन होगा किडनी डैमेज होने का। इनको हम प्रोटीन्यूरिक डिसीजेज बोलते हैं, जिसमें नेफ्रोटिक सिंड्रोम, नेफ्रिटिक सिंड्रोम, प्रोटीन्यूरिक डिसीजेज होती हैं जिसमें झाग बहुत ज़्यादा बनना लगता है। तो ये प्रोटीन के लीक की निशानी है किडनी से। दूसरा एस्पेक्ट होता है, कभी आपने लाल पेशाब यदि नोटिस कर लिया, तो थोड़ा सा डिफरेंशिएट करने वाली बात है। मैं अपने जो सुन रहे हैं उनको डराने की बात नहीं है, बट कभी अब जब हम फर्स्ट यूरिन होती है मॉर्निंग की, वो काफ़ी डार्क कलर्ड होती है सबकी, विच इज़ नॉर्मल। डार्क येलो टू इवन ब्राउनिश रेडिश भी फील हो सकती है देखने में लोगों को, तो उससे डरना नहीं है। यदि फर्स्ट यूरिन से इशू नहीं है, बट यदि कंटिन्यूसली आप देख रहे हैं, या फिर पेनफुल यूरिन हो रही है, आपको यूरिन करते हुए पेन है, और रेड यूरिन है, रेडिश यूरिन है, देन इट कुड बी अ साइन ऑफ इन्फेक्शन, स्टोन, एंड इवन समटाइम्स किडनी कैंसर एज वेल। तो यदि रेड यूरिन आ रही है, तो आपको बहुत सचेत हो जाना चाहिए और अपनी टेस्टिंग थरोली करानी चाहिए कि ये कुछ कारण है। दूसरा, स्टोन के पेन होते हैं हमारे,
तो यदि आपको लोअर बैक का पेन है, तो आई हैव इन माई प्रीवियस टॉक्स एज वेल आई हैव स्पोकन कि यदि लोअर बैक का पेन है, इट कुड बी बिकॉज ऑफ स्पाइन एंड मसल्स, बट इट कुड बी अ हिडन स्टोन इन योर किडनी डिसीज, जो स्टोन की वजह से पेन हो रहा है और आपने उसे अब किसी न किसी चीज़ दूसरी चीज़ को एट्रीब्यूट कर दिया है कि आपने आज कोई वजन उठा लिया था या आपने कुछ और कर लिया था, हैवी एक्सरसाइज कर ली थी, आप उसको एट्रीब्यूट कर देते हो और उसको इग्नोर करते हो। तो लोअर बैक के इश्यूज अनलेस यू हैव अ सॉलिड रीजन ऑफ व्हाई इट इज़ हैपनिंग, यदि आपको डाउट है तो इट इज़ ऑलवेज प्रूडेंट कि आप एक अल्ट्रासाउंड करा के स्टोन डिसीज जरूर रूल आउट करें। ओके। यदि आपको रिकरेंट हो रहा है और परसिस्टेंट है, आपको बार बार पेन किलर्स लेने पड़ रहे हैं विच कुड बी डिलीटेरियस टू योर किडनी, तो आपको ये देखना चाहिए। ये राइट साइड में होगा कि लोअर बैक? दोनों तरफ, मतलब बोथ किडनीज आर बोथ साइड्स, लोअर साइड, okay. तो दोनों तरफ पेन हो सकता है स्टोन का आपको। ओके, ठीक है। तो पहले देखा गया था कि ये ओल्ड एज में ज़्यादा ऐसा रिपोर्ट्स आते थे कि ओल्ड एज में जो होता है प्रॉब्लम वो किडनी की ज़्यादा इशू हो जाता है, बट क्या यंगस्टर्स में भी अब ज़्यादा बढ़ गया है? दो बातें हैं, जब भी हम किसी चीज़ की टेक्निकल भाषा में बात करें, इंसिडेंस या प्रेवलेंस बढ़ता है कि आपको अब ज़्यादा दिख रहा है, उसके दो कारण होते हैं। एक, अब हम रिकॉग्नाइज बेटर कर रहे हैं सेम चीज़ को, पहले भी हो रहा था लेकिन पकड़ में नहीं आती थी चीज़ें, अब हमारे पास लोग अवेयर हैं, टेस्टिंग कैपेबिलिटीज़ बढ़ गई हैं इवन इन दी रिमोट एरियाज, तो हम उसको पकड़ ज़्यादा पा रहे हैं, जल्दी पकड़ पाते हैं उन चीज़ों को। दूसरा होता है बिकॉज ऑफ द इंक्रीजिंग प्रेवलेंस ऑफ अदर डिसीजेज लाइक डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, हाँ, एंड आर सेडेंट्री लाइफस्टाइल, एंड कई सारी और भी चीज़ें हैं जो हमारे जेन ज़ी एंड यंग लोग कर रहे हैं, एक्सेसिव टेकिंग ऑफ अल्कोहल, स्मोकिंग, ओबेसिटी का इंक्रीज बहुत हुआ है हमारे कंट्री में, तो ये सारी डिसीजेज अब यंगर एजेस में देखने को मिल रही हैं। तो अब ये डिसीजेज जो 40s में होती थी तो बीमारी 50-60 में दिखती थी, अब यही चीज़ हमारे टीन्स में हो रही हैं, तो हमें वो बहुत जल्द देखने को मिल जाती है। हम थोड़ा टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड हो गए हैं, हम ये कह सकते हैं, पकड़ भी जल्दी पा रहे हैं, प्लस बिकॉज ऑफ दैट एडवांसमेंट द नेगेटिव ऑफ दैट इज sedentary lifestyle and gaining stress and obesity which causes kidney problems. अच्छा, एक बार बार ये आता है कि अगर तुम्हें अपनी किडनी को बिल्कुल हेल्दी रखना है तो पानी ज़्यादा पियो, तो ये कितना सही है और कितना पानी पीना चाहिए? मैंने, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वी गेट आस्क्ड दिस मल्टीपल टाइम्स। सो इसमें जो पानी का आपका एंगल आता है, इफ़ योर वेट इज समवेयर नियर स्टैंडर्ड 60-70 kg मेल एंड अ फीमेल, अराउंड 2.5 to 3 लीटर ऑफ वाटर पर डे इज मोर देन सफिशिएंट। Okay, in 24 hours. 24 hours में, ना 24 hour thing. If you're let's say you're a stone disease patient, कि आपको स्टोन बनते हैं बार बार, तो उस केस में this the recommendation goes up and you have to somewhere produce a urine output of let's say 3.5 liter and above, urine output of 3.5 liter, for which आपको 4 लीटर से 4.5 लीटर कई बार पानी पीने की recommendation मिलती है, बट ये उनके लिए है जिनको स्टोन की डिसीजेज हैं, किडनी स्टोन्स हैं। यदि आपको किडनी स्टोन नहीं है, यू आर अ हेल्दी पर्सन लाइक एनी वन एल्स, तो 2.5 to 3 लीटर ऑफ वाटर इज मोर देन सफिशिएंट। इफ़ यू कंटिन्यू टू टेक मोर एंड मोर एंड मोर, जो बेनिफिट्स हैं वो बहुत लिटिल मिलेंगे, जो उसके साइड इफेक्ट्स हैं ऑफ गोइंग टू द लू मल्टीपल टाइम्स एंड वो उतने फायदेमंद नहीं है। तो द ग्राफ एक्चुअली प्लेट्यूज आफ्टर यू स्टार्ट ड्रिंकिंग मोर देन 3.5 लीटर, ग्राफ प्लेट्यू हो जाता है, बहुत फ़ायदा बहुत ही मिनिमल है, and the adverse events are more. So I would recommend 2.5 to 3 is more than sufficient. Okay, अगर ज़्यादा कोई पी लेता है, किसी को जोश चढ़ गया, हर टाइम लगाया हुआ है अपना टाइमर पानी पीने के लिए, उसको बार बार पानी पी रहा है, वो अगर पी लेता है तो आपने बोला साइड इफेक्ट्स हैं, क्या साइड इफेक्ट्स? साइड इफेक्ट्स इन द सेंस ऑफ, एक तो इट्स अ, आप पी रहे हो बार बार तो इट इज़ समथिंग, इट माइट डिस्टर्ब योर रूटीन वेर एवर, इफ इट्स अ कंसंट्रेशन वाला जॉब है आपका तो बार बार उसकी तरफ आपका ध्यान जा रहा है। सेकेंडली होता है आपको, इफ यू ड्रिंकिंग मोर यू हैव टू प्रोड्यूस द यूरिन विल बिकम मोर, सो आपको बार बार लू जाना पड़ेगा। इन मेनी केसेस इफ यू आर इन अ प्रोफेशन वेयर यू कैन नॉट लीव द प्लेस फ्रीक्वेंटली, तो इट कुड बी डिलीटेरियस इन योर प्रोफेशन एज वेल, तो बहुत हेल्पफुल नहीं है। बट ऐसा नहीं है कि आप पी लेंगे तो कोई नुकसान हो जाएगा आपको, तो इट देयर इज नो हेल्थ इशूज इफ यू आर इन अ एनवायरमेंट वेयर going multiple times is not an issue, so you can drink more, but benefits आ जाएंगे 4 लीटर 5 लीटर 10 लीटर पीने से बहुत ज़्यादा, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा ये सब मिथ है। अच्छा, इसमें ही एक और इसका फॉलोअप क्वेश्चन ये है कि एनर्जी ड्रिंक्स आती हैं, सोडाज आते हैं या फिर कोल्ड ड्रिंक्स आती हैं, ये कैसे इम्पैक्ट करता है किडनी पे? देखिए, इन ड्रिंक्स में पानी तो है, बट इनके साथ साथ सॉल्ट भी कई बार इन ड्रिंक्स में काफ़ी होता है, जस्ट टू मेक इट मोर टेस्टी। द अदर एस्पेक्ट, कई बार इनमें जो स्टेबलाइजर्स या जो अदर चीज़ें मिलाते हैं एरेटेड ड्रिंक्स, उनसे गैस्ट्रिक इश्यूज भी बहुत लोगों को देखने को मिलते हैं। प्लस बिकॉज ऑफ द सॉल्ट एंड द शुगर एस्पेक्ट ऑफ इट, थोड़ा सा एडिक्शन का एंगल भी आ जाता है, यू फील। दूसरा, इसमें जो कैफीन एंड सिमिलर प्रोडक्ट्स एड ऑन होते हैं, तो दे हैव हैबिट मेकिंग सब्सटेंसेस एज वेल,
तो ये तो जितना अवॉइड हो उतना एरेटेड ड्रिंक्स एंड हैबिट फॉर्मिंग ड्रिंक्स अवॉइड करनी चाहिए. एनर्जी ड्रिंक्स लोग लेते हैं शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए. इट माइट इंक्रीज योर कॉन्सेंट्रेशन फॉर अ पर्टिकुलर जॉब, बट ऑन रूटीन बेसिस इट विल इंक्रीज योर एंग्जाइटी लेवल्स. प्लस द मोमेंट इट गोज अवे your performance will decrease. So I think there are better ways of increasing your concentration and performance than getting on energy drinks and getting into a habit of drinking them. एक अभी आपने कैफ़ीन का जिक्र किया तो मुझे ऐसी याद आया कि लोग बोलते हैं कि आप ब्लैक कॉफ़ी पियो तो ज़्यादा बेनिफिट रहता है आपकी बॉडी के लिए, आप अर्ली मॉर्निंग पियो कॉफ़ी को. तो ये ब्लैक कॉफ़ी का क्या असर रहता है किडनी के ऊपर? किडनी पे कॉफ़ी एक्चुअली समटाइम्स यदि एक लिमिट से ऊपर यदि आप पी रहे हैं 1 or 2 cups माइट नॉट बी वेरी हार्मफुल, बट इफ़ यू कंटिन्यू टू ड्रिंक दे कैन एक्चुअली बी स्टोन फॉर्मेशन के चांसेस आपके थोड़े से बढ़ जाते हैं व्हेन यू ड्रिंक अ लॉट ऑफ कॉफ़ी. सो इट्स नॉट रिकमेंडेड. टी एंड कॉफ़ी यदि बहुत ज़्यादा आप लेंगे तो दिस कुड बी वन ऑफ द रीजन फॉर यू टू मेक स्टोन्स एक्चुअली. सो ये थोड़ा सा अवॉइड ही करना बेनिफिट है. किडनी में और ऐसा डायरेक्ट कोई एडवर्स इवेंट तो नहीं है, बट दीज कैफीन एंड थियोफाइलिन जो चाय में होता है दे आर ऑल्सो एक्चुअली डायरेटिक्स. डायरेटिक्स का मीनिंग होता है आपको बार बार यूरिन जाने की इच्छा डेवलप हो जाएगी. ओके. तो वो भी एक एस्पेक्ट है. तो फ्रॉम किडनी पर्सपेक्टिव स्टोन फॉर्मेशन हो सकता है और बार बार यूरिन जाने की आपको ज़रूरत पड़ेगी बिकॉज दे एक्ट लाइक यूरिन फॉर्मिंग ड्रग्स. तो ऐसा कुछ फ़ायदा तो बहुत ज़्यादा नहीं है किडनी को इससे. ओके. तो ये जो अर्ली मॉर्निंग अगर कॉफ़ी कोई पी रहा है, ब्लैक कॉफ़ी पी रहा है, तो ऐसा भी नहीं है कि कोई नुकसान बिल्कुल भी नहीं है. इन लिमिट क्वांटिटी नुकसान चाय कॉफ़ी से बिल्कुल नहीं है. ओके. बट इफ़ ये सिचुएशन है आपके साथ, आपको गैस्ट्रिक ट्रबल्स रहते हैं, आपको किडनी में पहले से कोई इशू चल रहा है, तो दे कैन एक्चुअली बी नेगेटिव टू योर हेल्थ. ओके. बहुत सारे हमारे ऐसे व्यूवर्स होंगे जो जिम भी जाते हैं और वहाँ पर उनको सजेस्ट किया जाता है कि बॉडी बिल्डिंग के लिए आपको प्रोटीन लेना पड़ेगा, और वो भी प्रोटीन पाउडर्स वगैरह जो आते हैं या फिर स्टेरॉइड्स आते हैं, उनका क्या इम्पैक्ट होता है किडनी के ऊपर? ये बहुत ही ज़्यादा बर्निंग क्वेश्चन है जो आप पूछ रहे हैं. एंड इसका छोटा सा एग्जांपल हाउ बर्निंग इज़ द इशू बताने के लिए, अराउंड 2-3 years बैक आई शिफ्टेड इन अ प्लेस वेयर आई एम लिविंग टुडे. हार्डली देयर वाज एनी रोड, प्रॉपर्ली उतना डेवलप नहीं हुई थी प्लेस. नाउ इन 2-3 years down the line, roads are still to develop, but there are 4 gyms which have developed in that area 24/7. Okay. And to cater those gym people, एक 24/7 ऑलमोस्ट एक प्रोटीन की शॉप भी सामने ही खुल गई है. सो आज की डेट में सोशल मीडिया की एज में स्पेशली लुक्स एंड एस्थेटिक्स पे बहुत ज़्यादा जोर पड़ रहा है. लोग उसको देखते हैं, उसी को इमिटेट करने की कोशिश करते हैं. लड़कों में पहले एस्थेटिक्स को लेकर इतना नहीं था जोश, आज की डेट में वो भी बहुत बढ़ता चला जा रहा है. तो वो एक्चुअली थोड़ा सा हार्मफुल हो सकता है आपके जनरल हेल्थ के लिए भी, मेंटल हेल्थ के लिए भी नुकसान हो सकता है. किडनी पर्सपेक्टिव से यदि हम बात करें तो एक्सेसिव प्रोटीन इनटेक आपको डायरेक्टली किडनी को इंजरी नहीं करता. ठीक है. तो जैसा हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, प्रोटीन या और भी कोई कारण जिनसे किडनी में डैमेज आता है, उनको जो किडनी को चोट पहुंचाने वाले कारण होते हैं उनको हम ब्रॉडली 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं. एक होता है इनिशिएटर इवेंट, दूसरा होता है एग्रेवेटिंग इवेंट. ओके. ईटिंग एक्सेसिव प्रोटीन, और हम इसमें उसकी बात नहीं कर रहे हैं, कुछ प्रोटीन होते हैं जिनमें कुछ एडिटिव मिलाते हैं, दे कुड बी हार्मफुल. तो वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द एडिटिव प्रोडक्ट जिसका हमें पता नहीं है क्या मिला दिया जिससे हार्म हो सकता है. दे कैन बी मेनी टॉक्सिन्स अलॉन्ग विथ प्रोटीन, बट वी आर टॉकिंग गुड क्वालिटी, हाई क्वालिटी, ओनली प्रोटीन. तो प्रोटीन से इनिशिएट नहीं होता है किडनी इवेंट. तो किडनी में अदरवाइज आप हेल्दी हैं, सिर्फ आपने प्रोटीन ज़्यादा खा लिया है तो आपकी किडनी डैमेज हो जाएगी, ऐसा नहीं है. ओके. लेकिन यदि आपको किडनी प्रॉब्लम है पहले से, किसी भी कारण से, स्टोन की वजह से किडनी में इंजरी हो गई है, आप CKD के पेशेंट हैं, आपको डायबिटीज़ की वजह से किडनी में प्रॉब्लम है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, देन इफ़ यू टेक मोर प्रोटीन इट कैन हार्म योर किडनी. वन मोर थिंग विच आई वुड लाइक टू ऐड हियर, व्हेन वी से मोर, देयर हैज़ टू बी अ बेंचमार्क ऑफ व्हाट इज़ नॉर्मल, देन व्हाट इज़ लो एंड व्हाट इज़ मोर. एब्सोल्युटली. होता क्या है, ये बेंचमार्क की बात नहीं करते हम. सडनली किसी हमारे पेशेंट्स को किडनी की प्रॉब्लम पता चलती है एंड दे गूगल एंड दे आस्क पीपल अराउंड, उनको लोग कहते हैं कि प्रोटीन खाने से किडनी में डैमेज होता है, एंड दे स्टॉप टेकिंग प्रोटीन टोटली. ठीक है. विच इज़ एक्चुअली वेरी हार्मफुल.
प्रोटीन्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ योर बॉडी, और एंटीबॉडीज आपकी बॉडी में, मसल्स आपकी बॉडी में, इम्यूनिटी आपकी बॉडी में प्रोटीन से ही बनती है. इफ यू कंप्लीटली स्टॉप दैट, यू आर एक्चुअली डूइंग मोर हार्म देन गुड. सो इंपॉर्टेंट पॉइंट है पहले समझना कि मोर क्या है. मोर के लिए समझना जरूरी है कि आपका नॉर्मल क्या है. तो नॉर्मल एक हेल्दी अडल्ट के लिए 1 ग्राम पर केजी पर डे बोला जाता है. तो इफ़ यू आर 60-70 केजी गाय विच यू आर हेल्दी, आप एक्सट्रीमली ओबीज हैं तो फिर उतना नहीं कर सकते, बट यदि आप लीन फिट हैं, 60-70 केजी के हैं, तो आपका 1 ग्राम पर केजी पर डे इज़ नॉर्मल व्हाट इज़ आस्क्ड. और ये आपके फूड के जो आप इंटेक है, फूड का इंटेक, उसके साथ है कि ये एडिशनल है? एडिशनल नहीं, टोटल इंक्लूड एवरीथिंग. ओके. इंक्लूड योर सप्लीमेंट्स, इंक्लूड योर वट एवर यू वॉन्ट टू ईट, वो सब कुछ मिला के 1 ग्राम पर केजी आपका रिक्वायरमेंट होती है. किडनी के पेशेंट्स में हम सजेस्ट करते हैं कम लेने के लिए, विच मीन्स 0.8 ग्राम पर केजी. कुछ एडिशनल, आई वुड नॉट गो इनटू एडिशनल डिटेल्स, वो हमारे दर्शकों के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद नहीं होगी. 0.6 का भी कई बार जिक्र आता है कि वेरी लो प्रोटीन लेने की ज़रूरत है, बट ज़्यादातर केस में हम 0.8 केजी सजेस्ट करते हैं ग्राम पर केजी. 0.8 ग्राम एक 60 किलो के आदमी में होता है करीब 40 से 45 ग्राम. एंड आई एम अ वेजिटेरियन, आई कैन टेल यू, वेजिटेरियन खाने में अनलेस यू वेरी pick and choose high protein content in vegetarian diets, you google them and try to incorporate in your lifestyle. तो एक आम आदमी घर में इतना वेजिटेरियन खाने में प्रोटीन नहीं होता, इतनी मात्रा में वो नहीं ले रहा होता है कि वो इतना सब ज़्यादा हो जाए. वो 40-45 ग्राम भी नहीं पहुंच रहे होते हैं. आई सम टाइम बैक आई कैलकुलेटेड माई ओन, आई वॉज नियर 40. अच्छा. तो इट वॉज देन यू, आपको ये पता चलता है तो आप फिर गूगल करते हो कि वेजिटेरियन खाने में प्रोटीन कहाँ है, देन यू स्टार्ट इनकॉर्पोरेटिंग. तो वेजिटेरियन खाने में प्रोटीन होता है, आप उससे क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं अपनी. बट एक एवरेज ह्यूमन, एवरेज वेजिटेरियन इंडिया का बहुत प्रोटीन नहीं ले रहा है अपने खाने में. तो बहुत सोच समझ के हमें प्रोटीन इंटेक को कम करना है. तो टू ऑल द किडनी पेशेंट्स हु आर सीइंग दिस, आई वुड प्लीज रिक्वेस्ट, मेक श्योर आपका करंट प्रोटीन इंटेक क्या है उसे जाने, आपकी रिकमेंडेशन क्या है उसे जाने, एंड उसके हिसाब से अपने खाने को मॉडिफाई करें, बजाय इसके कि ब्लैंकेट आप सारा प्रोटीन अपने खाने से हटा दें, और वो बहुत फिर आपको बहुत नुकसान करेगा. आपकी मसल्स कम होती चली जाएंगी, यू विल बिकम डार्क स्किन्ड एंड इम्यूनिटी लो होती है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. तो बहुत नुकसान है इसमें. राइट. अच्छा, अब बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ ये भी आती है कई बार कि ये देखा है कि हमने अल्कोहल जो है वो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करता है किडनी में, लेकिन ये भी देखा है कि कुछ ने बोला कि बियर जो है वो बहुत ज़्यादा मज़ेदार होती है किडनी के लिए, अगर स्टोन है तो वो आपको निकाल देगी, ऐसा भी आता है. ये मिथ है कि नहीं है, ये भी क्लैरिटी आपसे चाहेंगे. बियर की जहाँ तक बात होती है, वो स्टोन डिसीज़ के पेशेंट में मिथ थी कि आपको जी स्टोन है तो बियर पी लीजिए एंड वो स्टोन निकल जाएगा. बियर एक्चुअली, एंड लाइक आई सेड, टी एंड कॉफ़ी, दे हैव कैफीन एंड थियोफाइलिन, दे एक्ट लाइक डायूरेटिक, मीन्स जिससे यूरिन थोड़ी ज़्यादा बनती है. तो किसी को स्टोन होते हैं, मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बात करी, जिनको स्टोन डिसीज़ के पेशेंट होते हैं उनको पानी थोड़ा ज़्यादा पीना चाहिए सो दैट यूरिन ज़्यादा बने. तो एक प्लेन पानी पीने से ही वो चीज़ हो सकती है, तो बियर पी जाए उसके लिए, इट्स एब्सोल्युटली अमित, इट हैज़ नो रोल इन दैट, एंड तो उसका फ़ायदा नहीं है. अल्कोहल की जहाँ तक बात करते हैं, तो पहले का जो आज से लेट्स से डेकेड बैक का नॉलेज था कि सिर्फ लिवर को डैमेज करती है और मेंटली इश्यूज आते हैं अल्कोहल से, बाकी हार्ट को भी कर सकती है. किडनी पे उतना नहीं था पहले डायरेक्ट डैमेज है, बट इन द रिसेंट लिटरेचर वी हैव फाउंड आउट कि डायरेक्ट किडनी डैमेज भी होता है. तो इन पेशेंट्स में फ्री ऑक्सीजन रेडिकल्स डेवलप होते हैं, इंटरनल एक इन्फ्लेमेशन डेवलप होती है, प्लस यदि ये अदर ऑर्गन को डैमेज कर रही है, ब्रेन, हार्ट, किडनी और लिवर को, तो उनका भी सेकेंडरी इफेक्ट किडनी पे आता है. तो अल्कोहल तो डेफिनेटली एक बिग नो है. एंड उसी के साथ साथ स्मोकिंग की भी यदि बात कर ली जाए, वेपिंग की बात कर ली जाए, तो ये भी एक बहुत ज़्यादा जेनजी मिलेनियंस में आ रहा है. तो आई वुड एब्सोल्युटली रिकमेंड कि ये स्मोकिंग, वेपिंग, तो इट लुक्स क्या कहना चाहिए, देखने में हो सकता है आपको एज अ फॉर अ पिक्चर एंड फॉर अ स्मॉल वीडियो लुक्स वेरी डैशिंग एंड इम्प्रेसिंग समवन, बट ट्राइंग टू इम्प्रेस सम के चक्कर में आप ये सारी चीज़ें ले लें जिससे आपकी परमानेंट किडनी में डैमेज आ जाए, ये डेफिनेटली बिल्कुल हेल्पफुल नहीं है. मैं आपको एक इसमें छोटी सी आई विल टेक 15-20 seconds on that. I had one of my patients who had a disease called IgA nephropathy. Okay. And I won't take his name. He was a social media influencer. Okay. And 6 feet guy, good body and everything. He was doing very well for himself. And suddenly he developed this disease. He came to know. Okay. But it was not easy for him to leave that limelight and suddenly stop the excessive protein. जो हमारी बात हुई. Right. He was on excessive protein because he was in bodybuilding and other things में था. तो he was told to leave that excessive protein. He couldn't. And that disease अपने आप में भी बढ़ती है, but he continued to do that, और उससे तेजी से उनकी किडनी में डैमेज आ गया, and he had to actually forgo his career for a while. Okay. And take his treatment, and then
after the transplant was done, his kidneys are, now he is better, but he is recommended to don't go into a lot of physical activity. So now he has to do a little sitting job, kind of a social media influencer. You can't do a lot of physical activity at this point of time. So ये चीज़ें भी नेगेटिव होती हैं. तो यदि आप कहीं भी हो, किसी भी लेवल ऑफ पोजीशन में हो, चाहे सोशल मीडिया पे हो, किसी भी प्रोफेशन में हो, यदि आपको किडनी की बीमारी होती है तो recommendations have to be followed, otherwise it can be very heartbreaking and for your career as well as in your life. So ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो समझनी है. जो भी आप जिक्र कर रहे थे कि फिजिकल एक्टिविटी पर जो बात हुई, तो उसमें मुझे ये आ रहा था, कहीं में पढ़ रहा था, तो उसमें है कि अगर कोई आपको किडनी इशू है, अगर स्टोन है या कुछ है, तो आपके बैठने पे, ज़्यादा देर तक बैठने पर इस पर भी कुछ होता है क्या इम्पैक्ट, कि आपको नहीं बैठना चाहिए ज़्यादा देर तक, ऐसा कुछ है? नहीं, वो इन जनरल हेल्थ के लिए भी और उसके साथ साथ किडनी में भी, इफ़ यू मेंटेन अ गुड हेल्दी लाइफस्टाइल इन द सेंस ऑफ लो सॉल्ट इनटेक, एडिक्वेट वाटर इनटेक दैट वी डिस्कस्ड, let's say 5 days of at least, what is recommended is कि हफ्ते में एटलीस्ट 5 दिन 30 to 45 मिनट्स ऑफ एक्सरसाइज, मॉडरेट एक्सरसाइज करनी चाहिए. पहले एक था कि 10,000 स्टेप्स पर डे की बात थी, अभी रिसेंट स्टडीज है सेट 7,000 स्टेप्स. तो एटलीस्ट 7 to 10,000 स्टेप्स आप ले रहे हो. किसी भी तरह का एडिक्शन नहीं है, या है भी तो बहुत ओकेजनली है, तो ये हेल्दी लाइफस्टाइल का पार्ट रहेगा. एंड हमने बहुत इसके लिए अलग से नहीं सोचने की ज़रूरत है. अच्छा, डीप स्लीप क्या इम्पैक्ट कैसा रहता है, क्या इससे हेल्दी होती है आपकी किडनी? और यहीं पे इसी में ऐड ऑन कर देता हूँ कि स्ट्रेस से क्या होता है किडनी के ऊपर इम्पैक्ट. सी, डीप स्लीप बॉडी के सारे पार्ट, स्पेशली ब्रेन के लिए, बट बाकी सारे पार्ट्स के लिए भी बहुत ज़रूरी है. स्ट्रेस लेवल्स तो पूरा ब्रेन से ही ड्राइव होता है. तो यदि आप स्ट्रेस लेवल है, यदि आप टी, कॉफ़ी एंड इस तरह की एडिक्शंस में हैं, तो आपको डीप स्लीप आएगी नहीं. डीप स्लीप पूरा नहीं होगा तो आपके कॉन्सेंट्रेशन, स्ट्रेस लेवल्स और बढ़ते हैं. एंड बिकॉज ऑफ दिस स्ट्रेस लेवल्स, बॉडी में आपके जो स्ट्रेस हार्मोन्स होते हैं, शुगर एंड बीपी के भी पेशेंट आप बन सकते हैं यदि आपको एक्सेसिव स्ट्रेस है. तो ये सारी चीज़ें तो इनडायरेक्टली किडनी पे इफ़ेक्ट करती हैं. तो किसी भी आप बीमारी को पकड़ लीजिए, एक डीप स्लीप, आपकी 6 to 8 आवर्स की डीप स्लीप एंड एज मच एज पॉसिबल लेस स्ट्रेस हैज़ टू बी देयर फॉर यू टू मेंटेन योर हेल्दी लाइफस्टाइल. अच्छा, अब स्टोन को लेके बहुत बात होती है, किडनी स्टोन को लेकर. अब किडनी स्टोन क्यों होते हैं और इसको कैसे, इससे बचा जा सकता है? क्योंकि एक तो हो गया कि आप सर्जरी करा लो, कुछ करा लो, उससे भी हो सकता है. तो ये आपसे समझना चाहेंगे कि स्टोन प्रॉब्लम क्यों शुरू होती है? स्टोन प्रॉब्लम एक्चुअली ये भी एक रिसेंट डेवलपमेंट है इन द लास्ट 5 to 10 ईयर्स में. के पहले तो ये था कि इट इज़ जस्ट अ किडनी प्रॉब्लम, it happens there, you get it operated and nothing needs to be done more, maybe some precautions like low salt and excessive water. In the last 5 years or so, we have recognized that stone disease is not actually just the kidney problem. ये सिस्टमिक प्रॉब्लम है. सिस्टमिक मतलब ये आपकी पूरी बॉडी की इश्यूज हैं. सो स्टोन एक इशू चल रहा है बैकग्राउंड में, स्टोन बन जाना उसकी एक मैनिफेस्टेशन है उस प्रॉब्लम की. तो स्टोन डिसीज इज़ नॉट जस्ट अ डिसीज इन इटसेल्फ, एक मेटाबॉलिक प्रॉब्लम है आपकी बॉडी में जिससे आपको किडनी स्टोन्स बन रहे हैं और उससे आपकी किडनी में डैमेज आता है. तो ये भी नोटिस किया गया है हमारे डेटा के थ्रू कि जिनको स्टोन डिसीजेज होती हैं उनको लॉन्ग टर्म में कार्डियक एंड ब्रेन इश्यूज आने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं. क्योंकि जो एथेरोस्क्लेरोसिस होती है, जो हार्ट और ब्रेन के इश्यूज आते हैं, जो वेसल्स में ब्लॉकेज होता है, हार्ट में, ब्रेन में वेसल्स में ब्लॉकेज या ब्लीडिंग होती है, स्टोन डिसीजेज में ये इवेंट्स ज़्यादा, डिसीज़ के पेशेंट्स में ये इवेंट्स ज़्यादा देखे गए हैं जी. तो स्टोन डिसीज एक्चुअली एक सिस्टमिक प्रॉब्लम है, पहले तो ये समझना, इट्स नॉट जस्ट द किडनी इशू. अच्छा. सेकंड नंबर पे स्टोन डिसीज में आपको पथरी बन गई, बड़ी छोटी, या फिर ऐसी पोजीशन पे है जहाँ पे वो पेशाब के रास्ते को रोक रही है, तो यू नीड अ ऑपरेटिव प्रोसीजर टू गेट दैट क्लियर. बट द स्टोरी डजंट एंड देयर. ये मैं अपने पेशेंट को भी इसी लैंग्वेज में समझाता हूँ सो दैट दे अंडरस्टैंड इट क्लियरली. ऑपरेशन करा लेना, स्टोन क्लियर करा लेना इज़ पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम. कि आपने जैसे पंचर हो गया है तो आपने हवा भरा ली, स्टोन क्लियर हो गया है और हम फिर कुछ ना करें, ऐसा नहीं है. आपने कोर इशू को हैंडल नहीं किया, वाई द स्टोन पे डिस्कस नहीं किया किसी ने, क्यों स्टोन बन रहे हैं आपको बार बार, उसका क्या करना है. तो यदि आप क्यों, वाई का क्वेश्चन पूछेंगे, स्टोन क्यों है, तो फिर उसमें आपको काफ़ी टेस्टिंग की रिक्वायरमेंट होती है. और टेस्टिंग रिक्वायर हम जब करते हैं तो ऑलमोस्ट 60 to 70% केसेस में लिटरेचर सजेस्ट कि वी माइट बी एबल टू पिन पॉइंट एग्जैक्टली वाई द स्टोन इज फॉर्मिंग एंड इट कैन बी ट्रीटेड एक्चुअली.
तो ये उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है जिनको रिकरेंट स्टोन्स हैं, दोनों किडनी में स्टोन बन रहे हैं, बार बार बन रहे हैं, बार बार आपको ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ रही है, उनके लिए ये इन्फॉर्मेशन बहुत ज़रूरी है। ये आपको पता करना चाहिए कि क्यों बन रहे हैं। कुछ ब्लड के टेस्ट हैं, कुछ यूरिन के टेस्ट हैं, कुछ इवन जेनेटिक टेस्टिंग है, जिससे वी कैन पिन पॉइंट द प्रॉब्लम एंड सॉल्व योर स्टोन इशू परमानेंटली। कोई इंटरेस्टिंग स्टोरी अगर जिसमें लगता हो कि आपने जो क्योर किया हो किसी पेशेंट को, जो अब प्रॉब्लम वो फेस नहीं कर रहा है, जो इशू थे उसको किडनी स्टोन्स रिलेटेड? सो इन आवर हॉस्पिटल वी हैड अ फॉरेन individual who came for a kidney problem, and the background history was he had a kidney issue because of the stones. He had stones in both the kidneys got damaged. He came to us, we started evaluating, and over time we realized कि because जब भी आप किडनी ट्रांसप्लांट करते हैं एटलीस्ट कोशिश ये होती है कि ये जानना कि किडनी प्राइमरीली क्यों ख़राब हुई। हर बार जानना क्यों ख़राब हुई ये पॉसिबल नहीं होता मेडिकली, कोशिश करते हैं। तो ये पता चला कि ये स्टोन के इशूज़ हैं, फिर पता चला फैमिली में भी कुछ लोग हैं जिनको स्टोन के इशूज़ चल रहे हैं। तो एक बीमारी होती है जिसे हम कहते हैं प्राइमरी हाइपर ऑक्सिलूरिया। ओके, ये एक जीन्स होते हैं हमारी बॉडी में, लिवर का मेटाबॉलिज्म में इफेक्ट होता है, तो वो कुछ एंजाइम बॉडी बना नहीं पाती, जिससे एक कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट टूटता है ऐसे पार्ट में जो बॉडी से निकल सकता है। वो कुछ एंजाइम की कमी हो जाती है जिसकी वजह से आपको बार बार स्टोन बनते हैं। नाउ दीज आर वन ऑफ दोज लिमिटेड इंडिकेशंस जहां आपकी किडनी खराब है, लिवर बिल्कुल ठीक काम कर रहा है, अदरवाइज इज अ हेल्दी लिवर, एंड यू स्टिल हैव टू अंडरगो बोथ लिवर एंड किडनी ट्रांसप्लांट अगेन। तो ये पेशेंट को कन्विंस करना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है कि आपकी किडनी खराब है स्टोन की वजह से। स्टोन क्यों बन रहे हैं? क्योंकि लिवर एक एंजाइम प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है, आपकी जेनेटिक प्रॉब्लम है जिसे हम दवाई से नहीं ठीक कर सकते। तो आपको किडनी तो ट्रांसप्लांट करानी ही है, आपको साथ में लिवर भी ट्रांसप्लांट कराना पड़ेगा, नहीं तो जो नई किडनी लगेगी उसमें भी स्टोन बन जाएंगे और वो भी खराब हो जाएगी। अच्छा, ये एक ऐसे तो इस पेशेंट में हमने दोनों ट्रांसप्लांट किए। इट वाज डिफिकल्ट टू कन्विंस बट डिड, and he's still in follow up and doing well. It is mentioned in literature, it's a known fact. ओके, अच्छा, एक बहुत ही बेसिक सा सवाल है कि ये स्टोन किस चीज़ के होते हैं? कई स्टोन हो सकते हैं, इसलिए पिन पॉइंट पे तरह के आमतौर पे 60-70% केसेस में कैल्शियम एंड ऑक्सलेट के स्टोन्स होते हैं। लेकिन और भी बहुत सारे कारण होते हैं, जैसे यूरिक एसिड हो सकता है, ऑक्सलेट हो सकता है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। देयर कैन बी मल्टीपल रीजंस फॉर यू टू फॉर्म स्टोन। स्टोन इज नॉट जस्ट वन स्टोन की इतना ब्लैंकेट नहीं देख सकते उसको। अच्छा, मतलब वो आपके ब्लड में ही होता है, और ब्लड में केमिकल्स होते हैं, ब्लड में स्ट्रक्चर्स होते हैं, उनको एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को एक सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करने की बॉडी में कैपेसिटी होती है। सिंपल फॉर्म में ही रिलीज हो सकता है बॉडी से वो। यदि वो एंजाइम, वो कैपेसिटी आपकी बॉडी की नहीं रहती तो वो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स ही रह जाता है और स्टोन बना देता है। ओके, तो वो स्टक हो रहा है जाके, आपको जमा होता जा रहा है, वो जमा होता चला जाता है। 60-70% केस में कैल्शियम ऑक्सलेट का ही होता है, बट 30-40% केसेस में यूरिक एसिड के स्टोन्स होते हैं, क्रिस्टल्स होते हैं, ऑक्सलेट के स्टोन्स हो सकते हैं। तो मेनी रीजंस आर देयर। ओके, अच्छा, एक और छोटी सी मिथ मैं क्लियर करना चाहूँगा। जिनको स्टोन होते हैं उनको लोगों को पता, वो कोशिश करते हैं कि हमें कैल्शियम के बनते हैं स्टोन, तो हमें कैल्शियम की गोली नहीं खानी चाहिए, हमें दूध दही नहीं लेना चाहिए, हमें मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स अवॉइड करने चाहिए, विच इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग। ओके, ऐसा नहीं करना है। आपको यदि कैल्शियम ऑक्सलेट डायग्नोज हो गया कि आपको कैल्शियम ऑक्सलेट के स्टोन्स हैं, तो ये एक्चुअली कैल्शियम की प्रॉब्लम नहीं है, ये ऑक्सलेट की प्रॉब्लम है। खाने में ऑक्सलेट होता है हमारे, उसकी पूरी लिस्ट है, किसी में ज़्यादा किसी में कम। वो आपको स्टोन बनाने में उसका ज़्यादा बड़ा रोल है बजाय कैल्शियम के। एक्चुअली इसका ट्रीटमेंट कैल्शियम देना है। ओके, तो यदि आप खाने के साथ, क्योंकि खाने में ऑक्सलेट है, आप खाने के साथ कैल्शियम दे देते हैं बिटवीन द मील्स, तो वो उस ऑक्सलेट को बाइंड करके स्टूल्स में निकाल देता है। तो किसी को कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन है और वो कैल्शियम खाना बंद कर दे तो एक्चुअली उसके स्टोन और बनने लगेंगे। तो इट इज़ दी अदर वे राउंड। अच्छा, तो ऑनलाइन या ऑफलाइन रॉन्ग इन्फॉर्मेशन लेके अपना ट्रीटमेंट खुद ना करें, अपनी डिसीज़ के डीप में ड्राइव करके उसके ऊपर काम करें। वो आता नहीं, आजकल कितने वीडियोस आपने भी देखे होंगे, ऐसे मार के निकाल देते हैं, स्टोन निकल गया आपका। खैर ठीक है, वो तो मैं मजाक कर रहा हूँ। अच्छा, लेकिन ये बताइए कि किस साइज़ का स्टोन अगर है और वो यूरिन से निकल जाता है, उसमें आपको सर्जरी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी? तो स्टोन की जो क्लासिफिकेशन है, 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं उसको। लेस देन 5 मिलीमीटर, 5 to 10 मिलीमीटर एंड मोर देन 10 मिलीमीटर। लेस देन 5 मिलीमीटर के स्टोन का 90% चांस होता है कि वो मेडिसिन के थ्रू एंड अपने आप भी निकल सकता है। 5 to 10% का जो मिलीमीटर का रेंज है उसमें 50 to 60% बोलते हैं कि निकल सकता है। मोर देन 10 मिलीमीटर यदि स्टोन हो जाता है तो लेस देन 20% इन सम लिटरेचर सजेस्ट लेस देन 10% चांस है कि वो अपने आप निकलेगा। तो मोस्ट लाइकली आपको सर्जरी की ज़रूरत पड़ेगी।
ओके। और किस तरह से ये डैमेज करता है अगर मान लीजिए सर्जरी के बाद भी, अब क्योंकि वहाँ से आपने स्टोन तो निकाल दिया है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको रैश या डैमेज ऐसा कुछ कर जाता होगा किडनी में? जब स्टोन अंदर होता है तो एक तो होता है छोटा स्टोन, लेकिन वो ऐसी जगह फंसा है कि वो यूरिन के रास्ते को रोक रहा है, स्पेशली यूरेटर में जो हमने पहले स्ट्रक्चर डिस्कस किया था। राइट। तो वो ऐसी जगह फंसा है कि वो यूरिन के रास्ते को रोक रहा है और यूरिन पीछे इकट्ठा हो रहा है, जिससे प्रेशर जनरेशन होता है और किडनी डैमेज होती है। तो ये ऑब्स्ट्रक्टिव स्टोन्स में काउंट होता है। इसका बहुत जल्दी से जल्दी हमें निदान करना चाहिए, चाहे सर्जिकल इंटरवेंशन की जरूरत क्यों ना पड़े, नहीं तो किडनी परमानेंटली डैमेज हो सकती है। दूसरे कुछ स्टोन्स होते हैं जिनकी साइज़ बड़ी होती है और वो बिकॉज ऑफ द साइज प्रेशर इफेक्ट से लॉन्ग टर्म में आपकी किडनी को डैमेज करते हैं एंड दे कैन बिकम अ सोर्स फॉर इन्फेक्शन एज वेल। ओके। तो यदि वो बड़े स्टोन्स हैं, स्टैगॉन कैलकुलस बोलते हैं हमारी लैंग्वेज में उसे, यदि बड़े कैलकुलस हैं तो वो प्रेशर की वजह से आपकी किडनी को डैमेज कर सकते हैं और वो इन्फेक्शन का सोर्स भी होते हैं, तो उनको निकलवाना ज़रूरी है। ओके। बट छोटा सा स्टोन है, किडनी में एक तरफ पड़ा हुआ है, ना वो पेन कर रहा है, ना इन्फेक्शन का कॉज बना है, ना पेशाब के रास्ते को रोक रहा है, तो उसमें बहुत ज़्यादा फियर मॉन्गरिंग करके इमीडिएटली स्टोन निकालना है ऐसी ज़रूरत नहीं होती आमतौर पे। तो बहुत ही कस्टमाइज्ड एंड केस टू केस डिस्कशन है इसमें। ओके। तो बहुत ब्रॉडली सर्जरी कराएं या ना कराएं बोलना सही नहीं होगा। अच्छा, इसमें ये पहले से हम डायग्नोज कर सकते हैं कि ये स्टोन जो है, जैसे आपने बोला कि कैल्शियम से रिलेटेड जो आपने बताया जिसके बारे में, तो ये डायग्नोज कर सकते हैं कि ये किस चीज़ का स्टोन है? और सर्जरी के दौरान यदि आपको मिल जाए, जब आप एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, निकाल रहे हैं, उस टाइम स्टोन यदि आपको मिल जाए एंड उसका स्टोन एनालिसिस कर सकते हो। यदि वो नहीं होता तो जैसा मैंने आपसे कहा कि हम उसमें ब्लड के टेस्ट, यूरिन के टेस्ट और कुछ जेनेटिक टेस्टिंग भी होती है, वो करके हम सब केसेस में नहीं मिल पाता है, साइंस स्टिल हैज़ लिमिटेशंस, बट 60% केसेस में समहाउ हम वी माइट बी एबल टू पिन पॉइंट द इशू वेयर इट इज़ एंड देन कैन ट्रीट। बहुत सारे लोगों को एसिडिक इशू होती है कि रिफ्लक्स भी हो जाता है कई बार, तो ये क्या किडनी से रिलेटेड होता है कि एसिडिटी हो रही है, रिफ्लक्स हो रहा है? किडनी पेशेंट्स में स्पेशली इन द लेटर स्टेजेस लाइक स्टेज 4 and 5, उन स्टेजेस में बॉडी में यूरीमिया, इन द सेंस यूरिन के जो हमारे जो किडनी के टॉक्सिन्स होते हैं वो बहुत बढ़ जाते हैं एंड दे इनडायरेक्टली कॉज गैस्ट्राइटिस, यूरिमिक गैस्ट्राइटिस उसको बोलते हैं। दैट कैन बी वन ऑफ द सिम्टम्स ऑफ किडनी फेलियर, बट इट इज़ नॉट यूजुअली द प्रेजेंटिंग सिम्टम। ऐसा यूजुअली बहुत कम देखने को मिलता है कि पेशेंट सिर्फ ये बोल रहा है मुझे गैस ज़्यादा बन रही है और बाकी कहीं कोई दिक्कत नहीं है और वो किडनी का पेशेंट निकले। हो सकता है, ऐसा हैपेंड विद अस बिफोर, बट इट्स नॉट अ यूजुअल प्रेजेंटिंग सिम्टम। बट हाँ, ये ज़रूर है हमारे किडनी के पेशेंट्स में गैस्ट्रिक इश्यूज आर एक्सट्रीमली कॉमन, राइट फ्रॉम कॉन्स्टिपेशन टू एसिडिटी इज एक्सट्रीमली कॉमन इन किडनी पेशेंट। सो वी हैव टू वी यूजुअली हमारे प्रिस्क्रिप्शन में उसको ट्रीट करने की मेडिसिन चली रही होती है। ओके। डायलिसिस की ज़रूरत किसको पड़ती है? डायलिसिस की ज़रूरत किसको पड़ती है जानने से पहले हम इसका थोड़ा सा समझें कि डायलिसिस एक्चुअली है क्या। ओके। तो किडनी का शुरुआत में हमने डिस्कस किया, काम शरीर से पानी, नमक, टॉक्सिन्स को निकालने का है, हार्मोन बनाने का है। तो जब किडनी में डैमेज आ जाता है तो ये चीज़ें निकल नहीं पाती। तो जो डायलिसिस की मशीन है और उसके साथ एसोसिएटेड जो कंज्यूमेबल्स यूज़ होते हैं, जो फिल्टर है, दे एक्चुअली ट्राई टू इमिटेट द सेम थिंग। तो उसमें होता क्या है, बॉडी से ब्लड को निकाला जाता है, एक मशीन में ले जाके फ़िल्टर के थ्रू पास कराया जाता है, जिसमें फ़िल्टर की दूसरी तरफ एक वाटर एंड उसके अंदर कई केमिकल्स होते हैं, डायलिसिट बोलते हैं, वो रन कर रहा होता है और उसमें बिल्कुल टॉक्सिन्स नहीं होते। तो बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, एंड अब तो एडवांस मशीन से उनमें कन्वेक्शन भी आ रहा है, उसके थ्रू टॉक्सिन्स निकल जाते हैं एंड जो नॉर्मल पार्ट है ब्लड का वो वापस रिटर्न हो जाता है और वापस चला जाता है। दिस इज़ इन ब्रॉड जो हीमोडायलिसिस है वो ये है। डायलिसिस का एक और फॉर्म होता है जिसे हम कहते हैं पेरिटोनियल डायलिसिस, मतलब पेट वाली डायलिसिस। इसमें एक बिल्कुल आसान शब्दों में बात करें तो एक तार पड़ता है आपके पेट के अंदर और जो पेट के अंदर की झिल्ली होती है जिसे हम पेरिटोनियम कहते हैं, वो उस फिल्टर का काम करती है जो एक्सटर्नली हीमोडायलिसिस में हमें लगाना पड़ता है। तो हमारी पेट की झिल्ली भी वो काम कर सकती है। एंड बहुत सारी ऐसे केसेस होते हैं जिसमें लिवर, हार्ट के पेशेंट्स जो नॉर्मल डायलिसिस टॉलरेट नहीं कर पाते, क्योंकि जब ब्लड निकलता है तो बीपी लो होने के चांस बहुत हो जाते हैं। तो जिनका हार्ट कमज़ोर होता है, लिवर कमज़ोर होता है, वो इसे टॉलरेट नहीं कर पाते। तो उनके लिए एक्चुअली पेरिटोनियल डायलिसिस एक बहुत बड़ा फ़ायदेमंद होता है। और कुछ ऐसे देश हैं जहाँ पे पेरिटोनियल डायलिसिस को ही प्रायोरिटी दी जाती है और गवर्नमेंट उसे ही सपोर्ट करती है। तो ये
कुछ पीरियड के लिए जैसे डायलिसिस कभी कभी करानी होती जाना पड़ता है, मतलब उसके लिए आप लोग सजेस्ट करते होंगे कितना टाइम में कराना है, तो ये क्या परमानेंटली आप लगा देते हैं कि तो वही कैथेटर आपकी बॉडी में अटैच कर देते हैं। ओके। तो पेरिटोनियल डायलिसिस की जो सबसे अच्छी बात यह है वो ये है कि इट इज़ एब्सोल्युटली सूटेबल टू योर लाइफस्टाइल। तो यदि आप 9 to 5 वर्कर हैं और आप डायलिसिस पे हैं, तो यदि आप हीमोडायलिसिस पे हैं तो आपको बार बार उस दिन की पर्टिकुलरली कई बार छुट्टी लेनी पड़ती है क्योंकि वीकनेस भी एसोसिएट होती है, प्लस द ट्रैवल टाइम एंड एवरीथिंग। सो आपको यदि कहीं बाहर जाके डायलिसिस करानी पड़ रही है किसी हॉस्पिटल में, तो वो डे आपका मोटा मोटा ख़राब हो जाता है। बट यदि आप पेरिटोनियल डायलिसिस पे हैं तो उसमें आपको किसी एक्सटर्नल आदमी की ज़रूरत नहीं है। आप यदि खुद कर पा रहे हैं, आपके कई बार क्योंकि हमारे पेशेंट डायबिटिक होते हैं, आंखों से दिखता नहीं है, तो उनकी बात छोड़ दें। यदि एक नॉर्मल इंसान और कोई बीमारी नहीं है तो उसको किसी भी सेकंड आदमी की ज़रूरत नहीं है। अपने लेवल पे वो खुद पेरिटोनियल डायलिसिस उनको ट्रेन कर देते हैं हम। दे कैन डू देमसेल्व्स। एक छोटा सा बैग को यहाँ पे पाइप होता है उससे अटैच करना होता है साफ सफाई के साथ, एंड दे कैन लीड द नॉर्मल लाइफ स्टाइल। एंड अपने हिसाब से वो डिसाइड कर सकते हैं उन्हें कब काम पे जाना है, कब नहीं जाना है। पानी अंदर पेट में भर के वो अपने काम पे जा सकते हैं। 4 से 6 घंटे में एक्सचेंज होता है तो वापस अपना काम करके आ सकते हैं। तो दे कैन, यू आर वेरी वेल अपनी लाइफस्टाइल में वापस से आपको रिहेबिलिटेट करने में पीडी एक्चुअली बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकती है। ओके। इसको नॉर्मली जो डायलिसिस होती है उसे कहते हैं हीमोडायलिसिस, जो ब्लड की डायलिसिस है। ओके। और दूसरी वाली जो होती है उसको हम पेरिटोनियल डायलिसिस कहते हैं, जो पेट वाली डायलिसिस है आमतौर पे समझाने के लिए हम। ओके, ठीक है। तो ये हीमोडायलिसिस जो होती है, कई बार ऐसा भी देखा गया है कि बहुत सारे पेशेंट या फिर जो लोग इसको करा रहे हैं तो वो लोग इससे बहुत ज़्यादा डरते भी हैं कि अगर एक बार ये कराना शुरू कर दिया तो ये फिर हमेशा ही रहने वाली है। तो ऐसा होता है कि ये हमेशा ही करानी पड़ेगी आपको ज़िंदगी? देखिए, आपकी सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि आप किस बीमारी के साथ आप ऐसी स्टेज पे पहुँचे हैं जहाँ डायलिसिस की रिक्वायरमेंट पड़ रही है। तो आई वुड लाइक टू हाईलाइट कि 2 तरह की किडनी में बीमारियाँ होती हैं जब डायलिसिस की रिक्वायरमेंट होती है। एक होता है एक्यूट किडनी इंजरी, दूसरा होता है क्रॉनिक किडनी डिसीज़। आम भाषा में इसको समझा जाए तो एक बीमारी जो आप कल तक एब्सोल्युटली हेल्दी थे, आज आपकी किडनी में डैमेज आ गया है बिकॉज ऑफ एनी रीज़न। फॉर एग्जाम्पल, आपको इन्फेक्शन की वजह से आपको इंजरी हो गई, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो गया, और कोई बीमारी हो गई जिससे आप बहुत सिक हैं, आईसीयू में हैं, और आपके सारे ऑर्गन्स पे इफेक्ट पड़ रहा है और किडनी पे भी इफेक्ट पड़ा है, यूरिन नहीं बनी, बॉडी में एसिड का स्टेटस बहुत हो गया और आपको डायलिसिस की रिक्वायरमेंट है टू सर्वाइव यू। वो होती है एक्यूट किडनी इंजरी। ऐसे केस में जो प्राइमरी प्रॉब्लम है वो यदि सॉल्व हो जाए, इन्फेक्शन की या जिस भी कारण से आपका बॉडी में डैमेज आया है वो ठीक हो जाए, तो पूरी किडनी रिकवर कर जाती है एंड यू विल बी बैक टू योर नॉर्मल लाइफ। यू डोंट रिक्वायर डायलिसिस अगेन। ओके। तो ये होता है एक्यूट किडनी इंजरी का एस्पेक्ट, जिसमें डायलिसिस 1 या 2 बार 4 बार होती है और आप कंप्लीटली रिकवर करते हैं, दोबारा डायलिसिस की जरूरत नहीं पड़ती। ऐसी सिचुएशन में डायलिसिस छूट सकती है आपकी। लेकिन जो दूसरे केसेस हैं जिनमें CKD का केस है, जिसमें क्रॉनिक किडनी डिसीज़ है, आपको आज से 5 साल पहले माइनर प्रॉब्लम थी, 3-4 साल पहले थोड़ी और बढ़ी, एंड ग्रेजुअली बढ़ते बढ़ते अब आप उस स्टेज पे पहुंच गए हैं कि अब आपको डायलिसिस की रिक्वायरमेंट है। आमतौर पे डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, एज रिलेटेड एंड मेनी अदर लिवर डिसीजेस में भी ये होता है कि किडनी ग्रेजुअली डैमेज होती चली जाती है और फिर वो डायलिसिस की स्थिति आती है। उस स्थिति में आपकी डायलिसिस कभी रुकती नहीं है। यदि एक बार आपको रेकमेंड हो गई है डायलिसिस स्टार्ट होने में, तो वो एज अ टॉक्सिन रिमूव आपको बार बार करना होता है, इसलिए वो बार बार आपकी करनी पड़ती है डायलिसिस। ओके। तो उसको थोड़ा सा एनिमी की तरह नहीं देखना चाहिए, जो हमारे बहुत पेशेंट्स देखते हैं। वो आपका हेल्प कर रही है, इट इज़ हेल्पिंग यू टू गेट रिड ऑफ दोज टॉक्सिन्स प्लस मेकिंग यू सर्वाइव एंड लिव अ बेटर लाइफ। इफ़ यू डोंट डू इट, इट कुड बी लाइफ थ्रेटनिंग एंड वट एवर लाइफ इज रिमेनिंग कुड बी वेरी डेबिलिटेटिंग। तो आपको डायलिसिस टाइमली शुरू करके रेगुलर कराना चाहिए यदि आप CKD के पेशेंट। अच्छा, अब थोड़ा डाइट पे बात कर लेते हैं। फूड हैबिट्स जो होती हैं वो आपकी क्या होनी चाहिए किडनी को हेल्दी रखने के लिए? हम लोग ये कई बार सुनते हुए आए हैं कि राजमे की तरह दिखती है तो राजमा खाओ तो इससे किडनी बढ़िया रहती है, ऐसा है? नहीं, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। बट यदि एक हेल्दी लाइफस्टाइल की यदि हम बात करें तो हम भी बहुत समय से, आपने सुना भी होगा, फॉलो नहीं कर पाते हैं, वो है बैलेंस डाइट। तो बैलेंस डाइट का मीनिंग होता है हर तरह का खाना लेना। बहुत ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं जाऊँगा बिकॉज इट्स अ वेरी टॉपिक इन इटसेल्फ, बट द ओनली थिंग आई वुड सजेस्ट, इसके यदि आप अपने खाने को खाने से पहले देखिए कितने कलर्स हैं उस खाने में। ओके। यदि कलर्स 4 या 5 से ऊपर हैं देन यू आर ईटिंग अ हेल्दी डाइट। यदि कलर्स कम हैं तो नॉट ईटिंग अ हेल्दी डाइट। ये एक डाइट की बात कर रहे हैं आप? मील, एनी मील, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर। सो इफ़ यू हैव मल्टी कलर डाइट, तो मल्टी कलर कैसे आएगा सर? फ्रूट्स भी होंगे, वेजिटेबल्स भी होगी, राइस भी होगा, रोटी भी होगी, दाल भी होगी। तो मल्टी कलर यदि आप लेते हैं चीज़ों को तो आपका हेल्दी है। सिर्फ एक ही एक चीज़ खा रहे हैं, स्पेशली जो हमारे जंक फूड्स एंड हाई कैलोरी फूड्स होते हैं, वो कलर मल्टीपल नहीं होने वाले उसमें। तो ये एक समझने की बात है हमारे एक आम इंसान के लिए कि कलरफुल यदि खाना ले रहे हैं आप
तो चांसेस हैं कि आप हेल्दी डाइट ले रहे हैं। अगर किसी को ज़्यादा नमक खाने की आदत है तो वो आपके किडनी के लिए सही नहीं है? मॉडर्न डे में मेरा ऐसा मानना है कि smoking, alcohol and any other form of addictions like drugs, they are comparatively less harmful than salt and sugar. Salt and sugar are the modern day cocaine. तो यदि आप सॉल्ट एंड शुगर का अपनी बॉडी में मात्रा नहीं एडजस्ट कर पा रहे हैं, सॉल्ट ज़्यादा लेते हैं कंटिन्यूस बेसिस पे, शुगर ज़्यादा लेते हैं आप कंटिन्यूस बेसिस पे, तो आप ऐसी बीमारियों को इनवाइट कर रहे हैं जो एक बार आ गई तो बॉडी से जाएंगी नहीं. ब्लड प्रेशर, शुगर, many a times obesity is becomes a permanent part of your life. It is very difficult to get rid of it. एक बार आ जाती है एंड उसके रिलेटेड यदि कोई बॉडी में ऑर्गन डैमेज होता है तो वापस ठीक नहीं होता है. तो सॉल्ट एंड शुगर का मॉडिफिकेशन बहुत जल्दी लाइफ में स्टार्ट करना चाहिए एज पेरेंट्स, एंड कोशिश यदि करनी चाहिए कि आप जितना कम से कम कर सकें वो करना चाहिए. द मोर सॉल्ट एंड शुगर यू टेक, दे आर वेरी एडिक्टिव. आपकी आदत पड़ जाती है. बहुत लोग कहते हैं हम खाना खाने के बाद मीठा ना खाया तो लगता नहीं है खाना पूरा लग रहा है. या हम चटनी, अचार, पापड़ हमारे एक इंडियन डिश में बहुत कॉमन है. एंड हम जितना रिकमेंडेशन से 4 गुना सोडियम हमारी एक एवरेज इंडियन डाइट में होता है. तो बिल्कुल उसे ग्रेजुअली कट ऑफ कम करते जाइए. बिल्कुल ज़ीरो करना पॉसिबल नहीं है, ज़ीरो करने की ज़रूरत भी नहीं है. बट इन शॉर्ट, पैकेज्ड खाना, जो भी खाना पैकेट से निकल रहा है, कैंड फूड्स हैं, उनमें डेफिनेटली बहुत सॉल्ट होता है. अचार पापड़ हो गए, हमारी चटनी हो गई, इनमें बहुत सॉल्ट होता है. तो ये ओकेजनली कभी कभार खा लिया ठीक है, बट एक रूटीन डाइट का पार्ट बनाना वुड बी वेरी हार्मफुल. Nowadays, more people are adopting intermittent fasting. So, is this impacting your kidneys? डायरेक्टली तो नहीं. इफ़ यू टेक द राइट मील, इंटरमिटेंट फास्टिंग आप अच्छी करते हैं, टाइमली खाने को खाते हैं, कैलोरी इनटेक कितना ले रहे हैं उसे यदि आप ठीक रखते हैं, तो आपकी ओबेसिटी और जनरल मेटाबॉलिक चीज़ें को फ़ायदा ही होगा. तो किडनी भी उसका बेनिफिट लेगी. बट एक ही चीज़ इसमें मैं बोलूँगा कि यदि आप फास्टिंग तो कर रहे हैं, लेकिन अगले दिन जो आपके खाने का टाइम है, नॉन फास्टिंग टाइम है, उसमें यदि आपने कैलोरी इनटेक रेस्ट्रिक्ट नहीं करी हुई है, तो ओवरऑल 24 आवर की कैलोरी उतनी ही हो जाती है. या फिर आपने जो फास्टिंग का टाइम है उसमें वाटर इनटेक को भी बहुत रेस्ट्रिक्ट कर रखा है. आपको स्टोन डिसीज़ है, आपको कोई और बीमारी है, या आप बहुत ओबीज़ हैं, आपकी लाइफस्टाइल वैसी है जिसमें बहुत स्ट्रेस है, टी कॉफ़ी ज़्यादा है, एंड थिंग्स लाइक दैट, तो आपको डिहाइड्रेशन और उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी आ सकती हैं. तो ये जो भी आप इंटरमिटेंट फास्टिंग, कीटो डाइट एंड सो मेनी थिंग्स आर गेटिंग ट्रैक्शन दीज डेज, उनको एक प्रॉपर समझिए. पहले अपनी स्टेटस समझिए कि आपकी बॉडी क्या झेल सकती है और क्या नहीं, और फिर उसे करिए. तो दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. 2 चीज़ें आती हैं, एक प्लांट बेस्ड डाइट होती है हमारी, एक होता है कि मीट बेस्ड, एनिमल मीट बेस्ड आप डाइट खाते हैं. तो दोनों में क्या अच्छा है किडनी के लिए? किडनी और धरती दोनों की बात करेंगे. किडनी में भी लिटरेचर इज़ बियॉन्ड डाउट दिस डेज कि हमें प्लाडो, PLADO, प्लांट बेस्ड डाइट, जो प्रोटीन होते हैं वो लेने पे फ़ायदा होता है. क्योंकि प्लांट बेस्ड जो खाना है, प्रोटीन है, वो एल्कलाइन इन नेचर होता है. जो एनिमल बेस्ड होता है वो एसिडिक इन नेचर होता है. तो प्लांट बेस्ड इज़ डेफिनेटली बहुत यूज़फुल है, और एनिमल बेस्ड प्रॉब्लम करता है. एंड इसी के हम यदि धरती की बात करें तो कार्बन फुटप्रिंट यदि आप देखोगे तो किसी भी एनिमल बेस्ड प्रोटीन का डेफिनेटली बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू एनी प्लांट बेस्ड प्रोटीन एंड फूड. तो किडनी एंड धरती दोनों के लिए प्लांट बेस्ड ज़्यादा हेल्पफुल है. वेरी नाइस. ओबेसिटी भी डॉक्टर भानु लगातार बात हो रही है, तो अब तो हमारे PM भी कह रहे हैं कि भाई थोड़ा कम करो, तेल घी कम करो. तो जो ओबीज लोग हैं उनके किडनी पे क्या असर पड़ रहा है उससे, फैट से? देखिए, ओबीज होना एक ब्रॉडर बॉडी के मेटाबॉलिक एबनॉर्मेलिटी का पार्ट है. जब भी आप ओबीज होते हैं तो एक चीज़ होती है जिसे हम कहते हैं हाइपर इंसुलिनीमिया, बॉडी में इंसुलिन ज़्यादा होना. जब इंसुलिन जो होती है बॉडी बनाती है, पेंक्रियाज बनाता है, आपकी मेरी बॉडी में भी बन रही है, हम खाना खाते हैं, इंसुलिन रिलीज़ होती है और शुगर को मेटाबोलाइज करती है. जैसे जैसे आप ओबीज होते चले जाते हैं वैसे वैसे आपकी बॉडी का एक कॉन्सेप्ट होता है पेरिफेरल रेजिस्टेंस. मीनिंग कि यदि लेट्स से 10 शुगर को डाइजेस्ट करने के लिए आपको 10 इंसुलिन की ज़रूरत पड़ रही थी, और जैसे जैसे आप ओबीज होते चले जाते हैं उसी 10 शुगर को डाइजेस्ट करने के लिए आपको बॉडी को ज़्यादा इंसुलिन प्रोड्यूस करनी पड़ती है. बिकॉज पेरिफेरली पहले 10 और 10 से काम बन रहा था, अब ज़्यादा इंसुलिन की ज़रूरत पड़ रही है उसी 10 को मेटाबलाइज करने के लिए. तो हाइपर इंसुलिनीमिया होना अपने आप में एक बहुत नेगेटिव
प्रॉब्लम फेस करता है। इससे मेंटल इश्यूज, कार्डियक, यू नेम इट एंड इट इज़ अ प्रॉब्लम। आजकल ये धीरे धीरे काफ़ी फेमस भी हो रहा है कि रूटीन ब्लड टेस्टिंग में हम लोग भी नहीं ऑर्डर करते हैं। वी शुड ऑल्सो चेंज आवर हैबिट्स। फास्टिंग इंसुलिन लेवल्स देखने चाहिए। अब आई कांट से इन पेरिफेरी इजीली अवेलेबल होगा, बट इन दिल्ली एनसीआर एटलीस्ट आई कैन वाउच, बहुत इजीली आपके ये टेस्ट अवेलेबल हैं, बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है। सो इफ़ यू कैन डू इट एटलीस्ट वंस इन अ ईयर, स्पेशली यदि आप एट रिस्क हैं। एट रिस्क का क्या मतलब होता है? सबके लिए मैं नहीं बोल सकता कि एक जनरल मास के लिए सबका फास्टिंग इंसुलिन चेक करो, बट एक यदि आप हेल्दी, आपकी फैमिली में प्रॉब्लम है, एट रिस्क हैं आप, तो एट रिस्क क्या होता है? जिसको डायबिटीज़ खुद को है या फैमिली में थी, ब्लड प्रेशर खुद को है या फैमिली में है, आप ओबीज हैं, आप स्मोकिंग अल्कोहल वाले हैं, या स्टोन डिसीज़ के पेशेंट हैं, या लाइफस्टाइल आपकी बहुत स्ट्रेसफुल है, फैमिली में किसी को हार्ट अटैक, ब्रेन के इशूज़ रहे हैं, इन सारे पेशेंट्स में एटलीस्ट जब आप अपना रूटीन टेस्टिंग कर रहे हैं, उसमें यदि आप फास्टिंग इंसुलिन को ऐड कर लें, आप डायबिटीज़ वाले हैं या नहीं हैं, वो एक बहुत अच्छा मार्कर हो सकता है ये देखने के लिए कि आप कितने हेल्दी हैं और फ्यूचर में क्या डिसीजेज आपको होने वाली हैं। तो दैट इज़ वन एस्पेक्ट। ओबेसिटी पर से बहुत सारी चीज़ों में डैमेज कर सकती है, राइट फ्रॉम स्पाइनल इश्यूज़ टू जॉइंट इश्यूज़ टू लिवर एंड हार्ट के ऊपर। किडनी के ऊपर यदि हम बात करते हैं तो किडनी के अंदर प्रोटीन के जैसा है ये, इट इज़ डायरेक्टली इनिशिएटर कई बार नहीं होता, बट एग्रीवेटिंग इवेंट जरूरी है। तो यदि आपको किडनी प्रॉब्लम है और आप ओबीज हैं, तो दे कैन बिकम अ वेरी बिग एग्रीवेटिंग इवेंट कि आप यदि वेट गेन करते चले जाएं और आप किडनी के पेशेंट हैं, तो आपकी किडनी बहुत तेज़ी से ख़राब होगी। एक न्यूअर कॉन्सेप्ट है जिसमें ओबेसिटी इटसेल्फ की वजह से किडनी में डैमेज आता है, उसको टेक्निकली हम सेकेंडरी FSGS कहते हैं। इतना कॉमन नहीं है, बट स्टिल ओबेसिटी इन इटसेल्फ कैन कॉज किडनी प्रॉब्लम्स ऑल्सो समटाइम्स। तो हर चीज़ में हार्मफुल ही है, बट इट्स वेरी ईजियर सेड देन डन टू कि ओबीज ना हो, और एक बार यदि आप हो जाते हैं तो उसे गेट रिड ऑफ दैट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट बिकॉज ऑफ द लाइफस्टाइल। बट यदि हम उसको एक एज अ बिग फैक्टर रिकॉग्नाइज करें पहले और फिर उसको सॉल्व करें, तो आई बिलीव काफ़ी चांसेस हैं कि इसमें हम इम्प्रूवमेंट। अच्छा, आजकल बहुत ज़्यादा देखा ये गया है कि डायबिटिक लोग होते हैं, डायबिटीज़ हो रही है लोगों को, और साथ साथ हाई ब्लड प्रेशर भी रहता है लोगों का। तो इससे जो रिलेशन है किडनी का, उस पर आपसे बात करना चाहेंगे। डायबिटीज़ एंड ब्लड प्रेशर एक और तरीका है जो मैं थोड़ा सा अपने पेशेंट को समझाने के लिए यूज़ करता हूँ ताकि उनको ये बात समझ में आए। तो जो मैं जिस तरीके से बोलता हूँ वो ये है कि जितनी भी दुनिया में आज तक लड़ाइयाँ हुई हैं, जितनी भी आज तक कैंसर और कितनी भी बीमारियाँ हो गई, सबकी जो डेथ रेट है उसको एक तरफ ले लीजिए, डायबिटीज़ ब्लड प्रेशर के डेथ रेट को एक तरफ ले लीजिए। डायबिटीज़ एंड ब्लड प्रेशर आर द बिग बॉयज़ ऑफ डेथ। ये जितना मार रहे हैं, इनसे जितनी कोमोबिडिटी हो रही है, जितना कॉस्ट बर्डन है हेल्थ केयर पे डायबिटीज़ ब्लड प्रेशर का, सारी बाकी बीमारियों को मिला के उतना नहीं है। I don't have the data at this point of time in my hand to tell you exact figures, but whatever experience I have, and I'm sure data इसी को suggest करेगा, diabetes, blood pressure are the big boys. इनसे जितनी प्रॉब्लम है वो किसी से बीमारी से नहीं है। आप हार्ट अटैक लीजिए, आप ब्रेन की प्रॉब्लम लीजिए, लिवर लीजिए, किडनी लीजिए, सब में डायबिटीज़ ब्लड प्रेशर का बहुत बड़ा रोल है। हमारे यदि 100 पेशेंट डायलिसिस पे हैं, हम 60, 70, 80% पेशेंट डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर की वजह से आज डायलिसिस पे हैं। तो डायबिटीज़ ब्लड प्रेशर का तो बहुत बड़ा रोल है। एंड विथ आर चेंजिंग लाइफस्टाइल एंड अ लॉट ऑफ थिंग्स, इंडिया इज़ बिकमिंग अ कैपिटल फॉर डायबिटीज़, एंड सबसे ज़्यादा डायबिटिक पेशेंट अब इंडिया में है। डायबिटीज़ जितनी जितनी बढ़ेगी, किडनी की बीमारियां भी उतनी बढ़ेंगी। तो यदि 100 डायबिटीज़ आपके सामने हैं, एक लाइफ साइकिल में 40 लोगों को, और इट्स अ बिग नंबर, 100 में से 40 लोगों को किसी ना किसी फॉर्म की किडनी बीमारी होने वाली है। इंडिया में मिलियंस हैं इस टाइम पे डायबिटिक। तो यदि 40% को किडनी की बीमारी आ गई तो वो 40% भी मिलियंस में हो जाएगा। एंड इन आर रिसोर्स लिमिटेड कंट्री, किडनी डिसीजेस कैन बी वेरी डेवेस्टेटिंग फाइनेंशियली फॉर अ फैमिली, एंड बिकॉज दे कैन नॉट टेक राइट ट्रीटमेंट, एंड दैट्स वाई दी कोमोबिडिटी एंड मोर्टालिटी इज़ वेरी वेरी हाई। स्पेशली यदि यंगर एजेस में हो जाए, आपके ब्रेड विनर को ये प्रॉब्लम हो जाए, पूरी फैमिली डेवेस्टेट हो जाती है। तो डायबिटीज़ ब्लड प्रेशर को तो रिकॉग्नाइज करना, उनको टाइमली ट्रीट करना बहुत ज़रूरी है। देयर आर फ्यू थिंग्स विच आई वुड से, हमारे पॉडकास्ट का जो टॉपिक है जेन ज़ी मिलेनियंस के लिए क्या कर सकते हैं हम, दो चीज़ें मैं ज़रूर बोलूँगा। वन इज़ फ्रॉम द हेल्थ पॉइंट एंड द अदर इज़ फ्रॉम द फाइनेंशियल पॉइंट। हेल्थ पॉइंट, मेक श्योर दैट यू चूज़ अ डे, इट कुड बी योर बर्थडे, इट कुड बी योर एनिवर्सरी, इट कुड बी वट एवर, 15 अगस्त, 26 जनवरी,
आई विल डू माई बॉडी टेस्टिंग, फुल बॉडी टेस्टिंग जिसमें ब्लड यूरिन आता है, मैं रेगुलर हर साल एक बार जरूर कराऊंगा। यूजुअली ये 40 एज के अबव रिकमेंड होता था। मेरी समझ में एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम ये सारी चीज़ें एक डेकेड पहले खिंच चुकी हैं हमारी लाइफस्टाइल में। 30 एंड अबव तो करना ही करना है, एंड आई वुड से अर्लियर द बेटर। आप कोई नुकसान नहीं है मेरे हिसाब से यदि 20-21 साल का लड़का जो 1000-2000 रुपये का टेस्ट आज की डेट में पूरा बॉडी पैकेज इजीली अवेलेबल हो जाता है कराने में, वो 1000-2000 किसी की लाइफ में इतने बड़े नहीं हैं कि आप उसे अफोर्ड नहीं कर सकते। तो यदि आई बिलीव यू कैन, गवर्नमेंट सेटअप में भी आजकल बहुत ईजिली अवेलेबल है, फ्री भी मिल रहा है। तो आप यदि साल में एक बार अपना फुल बॉडी टेस्टिंग करते हैं जिसमें लिवर, किडनी, हार्ट सबके टेस्ट आ जाते हैं, हीमोग्लोबिन बहुत इंपॉर्टेंट है आ जाता है, आप चेक करिए, माइनर प्रॉब्लम्स को उसी टाइम डॉक्टरी सलाह से ठीक करिए, एंड यू विल रियलाइज ओवर टाइम कि हम बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो ये एक मेडिकल एस्पेक्ट है जो आपने समझना है। दूसरा फाइनेंशियल एस्पेक्ट इज़ जो बहुत सारे हमारे फाइनेंशियल इन्फ्लुएंस भी आपको बता रहे हैं। मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से मेडिकल इंश्योरेंस एक एडिक्वेट अमाउंट का लेना बहुत ज़रूरी है। वी सी वेरी ऑफन इन आवर प्रैक्टिस दैट वंस द डिसीज हैज़ कम देन यू स्टार्ट रनिंग अराउंड फॉर मल्टीपल थिंग्स, क्या मैं ये भी कर लेता हूँ, मैं ये भी कर लेता हूँ, मैं ये भी कर लेता हूँ। मोस्ट ऑफ दी जो हमारी क्या इंश्योरेंस कंपनीज हैं वो 3 to 5 ईयर्स तक किसी क्रॉनिक बीमारी को कवर नहीं कर रही होती। आज आपको किडनी की प्रॉब्लम हो गई, आप आज जाके इंश्योरेंस लोगे तो वो कवर नहीं आएगा। तो आप जब हेल्दी हैं, लाइक यू एंड मी सिटिंग हियर एंड आवर अदर व्यूअर सिटिंग हियर, आज आप हेल्दी हैं, आप आज इंश्योरेंस लीजिए। भगवान करे आपको ज़िंदगी भर ज़रूरत ना पड़े, लेकिन यदि आप एक डेकेड तक, हाफ अ डेकेड तक यदि उसका आपने प्रीमियम पे किया हुआ है तो 99% चांस है कि आपकी मोस्ट ऑफ द बीमारियां कवर होंगी। तो यदि आप एक एडिक्वेट अमाउंट का, आई वुड नॉट वांट टू कोट विच हेल्थ इंश्योरेंस और व्हाट अमाउंट, यू थिंक वट एवर इज रिक्वायर्ड इन योर एरिया, बट एक एडिक्वेट अमाउंट का हेल्थ इंश्योरेंस यदि आप अपने पास रखते हैं तो आपको कोई भी बीमारी होगा उसका आप राइट ट्रीटमेंट ले पाएंगे। बिकॉज आई हैव वर्क इन अ कॉर्पोरेट हॉस्पिटल, यदि आपको एक बड़ी बीमारी हो गई, आपने एक दशक में जितना नहीं सेव किया होगा उतना हम एक यदि बड़ी बीमारी हो गई, आईसीयू के चक्कर लग गए, तो आपका वो सारी सेविंग डाउन द ड्रेन चली जाती है। तो इफ़ यू हैव अ गुड हेल्थ इंश्योरेंस विच वी सी इन वेस्टर्न कंट्रीज एंड इफ़ यू फॉलो दिस वंस अ ईयर टेस्टिंग, you might actually save a lot of trouble in your life, both physically and financially. वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि आपने बोला, और एक बार झटका लगता है ना उसके बाद आदमी को समझ में आता है कि ये सब भी करना चाहिए। जो आपने बोला फाइनेंशियली आप एक हेल्थ इंश्योरेंस ज़रूर लो, मैं झटका खा चुका था तो उसके बाद मैंने हेल्थ इंश्योरेंस लिया। तो ये वही बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने डॉक्टर बानू बोला। उसके बाद से फिर मैंने हेल्थ इंश्योरेंस रेगुलरली अपना ईयरली मेंटेन रखा हुआ है। तो ये आपको बाद में समझ में आता है जब आप अगर झटका खाते हो। तो मेरे ख्याल से जैसे ही आप जॉब शुरू कर रहे हो, so learn from others mistake. I also did my insurance after the झटका, and I'm not in the different boat. ये मैंने झटका खा के सीखा है। I would want कि आप हमसे सीखें, धक्का खाने से पहले लें और एक एडिक्वेट अमाउंट का लें। मेनी अ टाइम्स लोगों के ये भी एक एस्पेक्ट है, मे बी शायद इस पॉडकास्ट के परव्यू में ना आता हो, बट आई वुड स्टिल से बहुत ही छोटी अमाउंट का कई बार लोग ले लेते हैं, विच एक्चुअली डज नॉट मेक एनी सेंस। आप आज की डेट में जैसी हमारी इकोनॉमी है, एक अच्छे लेवल का इंश्योरेंस आपके पास हो, आप यंग एज में लेंगे तो उसका प्रीमियम भी बहुत कम पड़ेगा। तो इट इज़ नॉट अ फाइनेंशियल बर्डन ऑन यू। राइट। तो डोंट कंसिडर कि मैं उसकी जगह ये कर लेता हूँ, उसकी जगह वो कर लेता हूँ। वो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि एजुकेशन और हेल्थ दो ही तो इंपॉर्टेंट चीज़ है जो बहुत ज़्यादा हमारे इंडिया में कॉस्टली है। और उसके ऊपर आप यदि सही जगह पे सही अच्छा स्पेंड करते हैं तो यू विल डू वेल। इफ यू गो टू अ गुड एजुकेशन इंस्टीट्यूट, यू टेक द राइट स्टडीज, यू विल डू वेल इन योर लाइफ। इफ यू रिमेन हेल्दी then you will do well in your life. Health and education यदि आपकी अच्छी है तो there is nothing that you cannot achieve. Right. अच्छा, एक सवाल वो मिस कर गया था मैं उस टाइम पे कि जो हम किडनी ट्रांसप्लांट करते हैं उसकी ज़रूरत आखिर क्यों पड़ती है? देखिए, जब आप स्टेज 5 किडनी डिसीज़ पे होते हैं, जब आपकी किडनी 15% GFR बोलते हैं आमतौर पे, बट 15% से यदि कम काम कर रही हैं, उस स्टेज में आप एक रिवर्सिबल स्टेज होती है ये, जहाँ से आप वापस नहीं आ पाते और ग्रेजुअली आपकी किडनीज काम करना बंद करेंगी, बॉडी में टॉक्सिन्स इकट्ठे होते चले जाएंगे और उनको निकालना ज़रूरी है। जब आप इस स्टेज पे, सॉरी मैं यहाँ पे इंटरप्ट कर रहा हूँ कि ये डायलिसिस, अगर किसी की डायलिसिस भी काम नहीं कर रही है उसके बाद आती होगी मेरे ख्याल से? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो यदि आप स्टेज 5 पे हैं तो आप जब ऐसे स्टेज पे पहुँचते हैं तो आपके पास 2 रास्ते हैं पूरी दुनिया में अभी तक। वो एक है डायलिसिस का रास्ता और दूसरा है ट्रांसप्लांट का रास्ता। तो यदि आपके पास 2 चीज़ें हैं, वन इज़ अ पर्सन हु कैन डोनेट किडनी टू यू, एंड अकॉर्डिंग टू इंडियन लॉ इट हैज़ टू बी योर ओन रिलेटिव, मम्मी पापा भाई बहन दादा दादी, आपके हस्बैंड वाइफ, आपके रिलेटिव में से होना चाहिए। और यदि इफ़ यू कैन अफोर्ड ट्रांसप्लांट
डायलिसिस से ये 1000 गुना बेटर सिचुएशन है यदि आप ट्रांसप्लांट की तरफ हमें बढ़ना चाहिए। यदि आप टाइमली अपने डॉक्टर पे भरोसा करते हुए ये बात को समझते हैं कि आप स्टेज 5 पे हैं और फ्यूचर में आपको ये डायलिसिस की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, आप टाइमली यदि अपना इलाज कराते हैं तो इट इज़ कॉल्ड एज प्रीएम्प्टिव किडनी ट्रांसप्लांट, इन द सेंस यू माइट नॉट इवन नीड 1 सेशन ऑफ डायलिसिस एंड यू विल कंटिन्यू टू लीड अ गुड लाइफ। आपकी दोनों किडनी खराब हो गई, आपने टाइमली ट्रांसप्लांट करा लिया और आप वापस से अपनी बैक टू लाइफ हैं। इससे अच्छा ट्रांसप्लांट नहीं हो सकता। तो प्रीएम्प्टिव ट्रांसप्लांट इज़ द बेस्ट फॉर्म ऑफ ट्रांसप्लांट, बट इट इज़ एक्सट्रीमली डिफिकल्ट जब आपको कोई प्रॉब्लम ना हो रही है और इतना बड़ा लाइफ में स्टेप आप यूजुअली नहीं लेते, हमारे पेशेंट्स नहीं ले पाते, 99% लोग प्रीएम्प्टिव नहीं करा रहे हैं। तो आप जब उस स्टेज पे पहुंच गए हैं तो हीमोडायलिसिस के कुछ सेशंस की आपको शुरुआत में रिक्वायरमेंट पड़ती है, देन यू स्टार्ट रियलाइजिंग कि हाँ हम उस स्टेज पे आ गए हैं, तब आप ट्रांसप्लांट कराते हैं। तो ये मत सोचिए कि मैं पहले 3 to 6 months 1 year ट्रायल डायलिसिस करा लेता हूँ, थोड़ा हेल्दी हो जाता हूँ, फिर करूँगा ट्रांसप्लांट। नहीं, यदि आप टाइमली डायलिसिस शुरू हो गई है, यदि आपके कोई ऐसे और मेजर इश्यूज नहीं है, प्लीज, बिकॉज इट्स अ कॉम्प्लिकेटेड इशू, डिस्कस विथ योर ट्रांसप्लांट फिजिशियन। बट जितने जल्दी आप ट्रांसप्लांट कराएंगे उतना बेटर होगा आपके लिए, जितने कम सेशंस डायलिसिस की रिक्वायरमेंट होगी उतना बेटर और लंबा चलेंगे आप। और अगर ये फैमिली मेम्बर से नहीं मिल पा रही है किडनी तो क्या करते हैं? एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इंडिया में जो ऑप्शन है वो कैडेवर डोनर का होता है। कैडेवर का मीनिंग होता है जिन लोगों का ब्रेन डेथ है या फिर सर्कुलेटरी डेथ है वो उस पूल में जाते हैं। तो हमारी बॉडी इसमें बहुत ऑर्गेनाइज है इंडिया में एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम कि रीजनल बॉडीज़ हैं, नेशनल बॉडीज़ हैं, वो सारे हॉस्पिटल जो ट्रांसप्लांट करते हैं उनके साथ अटैच हैं। जो भी रिसिपिएंट्स हैं जिनकी किडनी ख़राब है, घर में कोई दे नहीं रहा, डायलिसिस पे हैं, वो अपनी एक लिस्ट बनाते हैं जिसे हम कैडेवर लिस्ट कहते हैं। अपना ब्लड ग्रुप और सारे टेस्ट करा के रखते हैं। कभी भी जब ये किडनी अवेलेबल होती है किसी के ब्रेन डेड पेशेंट की, वो उसका अपडेशन नेशनल रजिस्ट्री, आपकी रीजनल रजिस्ट्री को जाता है। दे इन अ वेरी ट्रांसपेरेंट वे एलोकेट टू विच हॉस्पिटल इट शुड गो एंड इट गोज इन अ वेरी यूनिफॉर्म फैशन। इट इज़ वेरी ट्रांसपेरेंट बोथ टू द हॉस्पिटल एंड टू द पेशेंट एज वेल। देयर इज नो दिस थिंग। तो किस पेशेंट को किस हॉस्पिटल को जा रहा है, उस हॉस्पिटल में यदि आप रजिस्टर्ड हैं तो आपका क्या नंबर है, किस रैंकिंग पे आप हो, जो पहला नंबर है उसको पहले मिलता है, दूसरे नंबर पे उसके पॉइंट्स होते हैं आपके नंबर आने के भी। ओके। या पहले नंबर पे तो ऐसा नहीं है कि आपने कुछ एक्स्ट्रा पे कर दिया है या आपका कुछ एक्स्ट्रा एसेट है। देयर आर मेडिकल वेज ऑफ नंबरिंग यू, ओके, हु शुड टेक गेट फर्स्ट। अच्छा, तो उसकी नंबरिंग होती है, आप उसके हिसाब से आपको पोजीशनिंग मिलती है। तो इसके क्या मल्टीपल सोर्सेज होते हैं कि सिर्फ एक ही सोर्स है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास ही होता है इसका? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही बॉडी है, गवर्नमेंट ओन्ड, वो डिसाइड, एक ही बॉडी है, नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल, रीजनल लेवल पे भी है। ओके, वो इन्वॉल्व है इस पूरी डिसीजन मेकिंग में, ताकि किसी भी तरह का गलत काम ना हो, ओपेक नेचर से काम ना हो। राइट। और ये इसको ट्रांसप्लांट कराने में कितना खर्चा, अप्रॉक्सीमेटली कितना खर्चा आ जाता है? यदि आप किसी अच्छे कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में कराते हैं तो आमतौर पे 7-8 लाख रुपए का होता है, जब यदि ब्लड ग्रुप मैच कर रहा है। यदि ब्लड ग्रुप मिसमैच है तो वो अराउंड 12 लाख के आसपास का खर्चा हो जाता है। एक किडनी? एक, ऑफ कोर्स एक ही कराते हैं ना, एक ही ट्रांसप्लांट होती है, एक ही ट्रांसप्लांट होती है, एक ही किडनी दी जाती है आमतौर पर। ओके, ठीक है। अच्छा, अब ये एंटीबायोटिक्स और ये जो पेन किलर्स हम लोग लगातार अब खाने लगे हैं कि हल्का सा सर दर्द हुआ और पेन किलर खा लिया, तो इसका इम्पैक्ट किडनी पे क्या है? इंडियन कॉन्टेक्स्ट में तो ये दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हमारे देश में। कुछ हुआ नहीं, सबसे ज़्यादा जो चलने वाले डॉक्टर्स हैं वो हैं केमिस्ट। अच्छा, ओके, डॉक्टर्स हैं वो। आपने भी अपनी लाइफ में देखा होगा, शायद किया भी हो, आपके पेरेंट्स ने नहीं तो किया होगा, मेरे पेरेंट्स ने डेफिनेटली किया हुआ है। इट हैपन्स, प्रॉब्लम होती है, वो बिल्कुल पास में आपका केमिस्ट शॉप है, आप उस पर जाते हैं, उसको अपनी प्रॉब्लम बताते हैं, बिकॉज ही इज़ रनिंग द शो फॉर क्वाइट सम टाइम, बेसिक चीज़ें उसको पता होती हैं थोड़ी बहुत, वो आपको दे देता है। इफ़ यू चूज़ टू गिव अ सिंपल मेडिसिन लाइक पैरासीटामोल, वी हैव नो इशूज़, ORS का पैकेट, नो इशूज़, बट ही एंड्स अप गिविंग यू कॉम्प्लेक्स ट्रीटमेंट लाइक antibiotics, like anti-malarials and a lot of other painkillers which can be very harmful, वो चूज़ करने लगता है। There where the issue comes in, आपके लिए वो बहुत कन्वीनियंट है, कॉस्ट फ्रेंडली है, एंड कन्वीनियंट एंड कॉस्ट फ्रेंडली तो हम चूज़ करते हैं बहुत आसानी से। वी हैव सीन इट लेफ्ट, राइट एंड सेंटर। पेन किलर्स हैव क्रिएटेड इशूज़। एंटीबायोटिक का रॉन्ग यूज़ करने से बहुत हार्म होता है, नॉट जस्ट फॉर यू, फॉर द सोसाइटी। तो ये हमने बिल्कुल भी नहीं करना है। कभी भी आपको इश्यूज़ आते हैं, थोड़ा सा कॉन्शियसनेस जगाइए, डॉक्टर से मिलने की कोशिश करिए। हो सकता है कि आपका थोड़ा समय, थोड़ा कॉस्ट उसमें इन्वॉल्व हो, बट एटलीस्ट यू विल गेट द राइट ट्रीटमेंट। प्रॉब्लम इतनी सी थी, आपने गलत ट्रीटमेंट लेके उसको इतना बड़ा बना लिया। कई बार एलर्जिक रिएक्शंस हो जाती हैं एंटीबायोटिक से, कई बार और भी गलत दवाइयाँ मिलती हैं आपको। एंटी मलेरियल ड्रग्स दे देते हैं फीवर में, कई बार बिना जाने समझे, उनसे आपके बॉडी में
बहुत सीवियर रिएक्शन होने का चांस होता है, कई बार ब्लड लाइसिस हो जाता है, आपका हीमोग्लोबिन ड्रॉप कर सकता है, यू माइट नीड एडमिशन। सो बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट है। गवर्नमेंट बॉडी इज ट्राइंग टू डू इट, they have already made rules, but rules are not being followed at this point of time, and it happens on both ways. Customer base भी वही चाह रहा है और कोई बहुत स्ट्रिक्टली फॉलोड नहीं है, बट जब तक सिस्टम ठीक नहीं हो रहा, एटलीस्ट आप ये जान के दिए पॉडकास्ट सुन रहे हैं, आप समझ रहे हैं, तो एटलीस्ट अपने लेवल पे आप इस चीज़ को करने की कोशिश करिए। सिंपल ट्रीटमेंट जो मैंने जैसा समझाया वो ओके है, कॉम्प्लेक्स थेरेपीज नहीं लेनी चाहिए। अच्छा, जैसे घर में भी, जैसा आप बोला ना कि एक डॉक्टर जो आपके घर के पास में बैठे हुए हैं मतलब उनके अलावा घर में भी बहुत सारे होते हैं, तो बोलते हैं कि यार ये खा लो, यार ये खा लो, यार ये खा लो, तो उसमें क्या चीज़ अवॉइड करना चाहिए एक दिन भी? जैसे से अब सिंपल सी गोली, एक डिस्प्रिन है, सर दर्द हो रहा है, वो आपके पेन किलर ही है एक तरह से, तो वो आपके बॉडी में कैसे, किडनी को कैसे इम्पैक्ट कर रही है? देखिए, वो थेरेपी आप ले रहे हैं जिसका डायरेक्ट इंजरी नहीं है। फॉर एग्जांपल पैरासिटामोल आप लेते हैं, वो भी लिमिट मात्रा में लेना है, ज़्यादा ले लेंगे तो पैरासिटामोल से भी प्रॉब्लम है। तो पैरासिटामोल हो गया, ORS आपने यूज़ किया लूज मोशंस में, या फिर कहीं पेन आपको हो रहा है, आपने पैरासिटामोल ली, या फिर कोई जेल लगाई है लगाने के लिए बैक एक इशूज़ के लिए, दिस माइनर इशूज़ वी हैव नो प्रॉब्लम, आप लगाइए, यूज़ करिए, अपने लेवल पे करिए। बट यदि आप रिकरेंट हेडेक है आपको, आप उसका कारण नहीं जानना चाह रहे, मेरी आईज में डैमेज है, मेरे ब्रेन में कुछ है, या कहीं और कोई दिक्कत है, ब्लड प्रेशर से हेडेक होते हैं कई बार, आप वो कारण जाने बिना लगातार पेन किलर लिए जा रहे हैं अपने हेडेक के लिए, और आपके प्रॉब्लम शुरुआत में जब पहली बार हेडेक आया तो इतनी प्रॉब्लम थी, आप पेन किलर लेते लेते उसे इग्नोर करते चले गए, वो स्पाइरल डाउन होकर बड़ी प्रॉब्लम बन गई ब्रेन की। इवन ब्रेन कैंसर कैन समटाइम्स प्रेजेंट एज हेडेक्स। ब्लड प्रेशर तो किडनी डिसीज का साइन होता है। वो हमारे बहुत सारे पेशेंट हैं जो हाई बीपी के साथ आते हैं, स्पेशली यंग लोग हाई बीपी के साथ होते हैं, वो पेन किलर ले लेके अपने काम पे लगे रहते हैं, इवेंचुअली वी रियलाइज की किडनी डैमेज थी ये तो यदि आप रिकरेंट यूज़ कर रहे हैं इन चीज़ों का तो वैसा नहीं करना है। वंस इन अ वाइल ओकेजनली आपने एक आध बार ले लिया चलता है। यदि आपको रिकरेंट की ज़रूरत है तो आप मेडिकल कंसल्टेशन पहले लीजिए कि ये इशू आ क्यों रहा है, अपना एग्जामिनेशन कराइए, अपने इमेजिंग कराइए, अपनी टेस्टिंग कराइए। यदि उसमें कुछ नहीं निकलता है तो फिर आप इस थेरेपी को ले सकते हैं, और उसमें भी फिर हेडेक यदि बार बार है तो माइग्रेन हो सकता है, एंड सो मेनी अदर न्यूरोलॉजिकल, आई एम नॉट अ एक्सपर्ट ऑन दैट, बट ट्राई टू फाइंड आउट द रूट कॉज एंड ट्रीट। ओके, लेकिन अब ये भी है, बहुत सारे हमने देखे हुए हैं कि व्हाट्सएप मैसेजेस आते हैं और उसमें बहुत सारे मिथ्स हैं इसको लेकर के। तो मैं आपसे बहुत शॉर्ट में बस एक लाइन बताऊंगा, या तो वो व्हाट्सएप मैसेज होगा या फिर हो सकता है वो सच भी हो। तो एक बात आती है कि 10 लीटर पानी रोज़ पियोगे तो आपकी किडनी शाइन करेगी। आई वुड नॉट रिकमेंड दैट टू हैपन। 10 लीटर तो आई डोंट थिंक सो रिकमेंडेड फॉर एनी डिजीज। कि यदि स्टोन डिसीजेज हैं तो 4 लीटर के आसपास पानी आप पी सकते हैं, 4 से 4.5 भी ओके है। यदि स्टोन डिसीजेज नहीं है तो 2.5 से 3 लीटर पानी ओके, यदि आपका एवरेज वेट है। यदि आपका वेट 100 किलो के आसपास है तो आपके वेट अनुसार आपको थोड़ा सा ज़्यादा पानी पीना है, बट 10 लीटर किसको पीना है, एटलीस्ट इन माई लिमिटेड नॉलेज दैट आई हैव, आई डोंट थिंक सो इट इज़ रिकमेंडेड फॉर एनी डिसीज। तो किडनी ज़्यादा शाइन करेंगी नहीं, बल्कि ये उल्टा जरूर पड़ सकता है। यदि आपको किडनी की प्रॉब्लम है ऑलरेडी और आप 10 लीटर पानी पी लेंगे तो किडनी फिल्टर इतना पानी कई बार नहीं कर पाती बिकॉज ऑफ इट्स डैमेज नेचर। आपको इतनी सूजन डेवलप हो जाएगी, यू माइट एक्चुअली डेवलप शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, एंड आपको एडमिशन की जरूरत पड़ सकती है हॉस्पिटल में। तो ये तो बिल्कुल भी नहीं करना है। बियर किडनी का कूलेंट है? ये तो एब्सोल्युटली मिथ है। बियर कहीं से भी किडनी का कूलेंट नहीं है। इट हैज़ लॉट ऑफ साइड इफेक्ट्स एंड एडिक्शन नेचर भी हो सकता है, तो बियर तो नॉट रिकमेंडेड एट ऑल। नमक कम खाने से किडनी स्ट्राइक पर चली जाती है? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। नमक एक्चुअली जिस रेंज में आपको लेना चाहिए, लेस देन 5 ग्राम पर डे इज़ रिकमेंडेड। यदि आप उस रेंज में लेते हैं तो बॉडी में फ़ायदा ही होता है, ब्लड प्रेशर नहीं डेवलप होता, स्टोन नहीं बनते, तो ये बॉडी के लिए फ़ायदेमंद है। किडनी नमक को रेगुलेट करती है। किडनी एक्चुअली मास्टर है, नमक मास्टर नहीं है किडनी का। किडनी रेगुलेट सॉल्ट इन योर बॉडी। सो किडनी कम नमक खाएंगे तो किडनी शाइन करेगी, ऐसा कहना तो सही नहीं है, बट हाँ, कम नमक खाने से फ़ायदा होता है, ब्लड प्रेशर नहीं डेवलप होता है। ओबेसिटी इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ एक्सेसिव सॉल्ट इनटेक। अगर आप ज़्यादा हंसते हैं तो किडनी क्लीन हो जाती है? आई वुड से येस, क्योंकि यदि आप ज़्यादा हंसते हैं मतलब आप लेस स्ट्रेस में हैं। लेस स्ट्रेस में हैं तो आप प्रोबेबली खुश हैं, और खुश हैं तो आप हेल्दी लाइफस्टाइल प्रोबेबली फॉलो कर रहे होंगे। इट्स अ बिग सर्कल, बट इन शॉर्ट इफ आई हैव टू आंसर, येस, यदि आप ज़्यादा हंस रहे हैं तो किडनी अच्छी होगी, आई बिलीव। क्रैनबेरी जूस पीने से किडनी आपको थैंक यू बोलेगी? देखिए, क्रैनबेरी जूस का ऐसा है कि एक पर्टिकुलर बैक्टीरिया और यूरिन इन्फेक्शन में इसका थोड़ा रोल कुछ हमारे लिटरेचर में है, बट ऑन रूटीन बेसिस फॉर अ नॉर्मल पर्सन जिसको कोई बीमारी नहीं है, क्रैनबेरी जूस से किडनी ठीक रहेगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो इट इज़ नॉट रिकमेंडेड दैट वे। जब एक किडनी से काम चल रहा है तो ऊपर वाले ने 2 किडनी क्यों दी है?
वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. आई डोंट नो इफ आई नो द एग्जैक्ट आंसर ऑफ इट. प्रोबेबली आपको एक ऐसे सिचुएशन में डालने के लिए जहां आप अंगदान महादान कर सकते हैं, दूसरों की हेल्प कर सकते हैं. तो यदि आपके पास 2 किडनियां हैं और आपकी फैमिली में किसी को डैमेज है तो अपना चेकअप ज़रूर कराइए बिफोर देने से पहले. बट यदि आप अंगदान कर सकते हैं, दूसरे नंबर पे जो अंगदान का ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये है कि आप अपने आप को रजिस्टर जरूर कराइए. अभी बहुत रिसेंटली ऑर्गन डोनेशन डे निकला, ऑर्गन अवेयरनेस डे निकला है. और तो यदि आप आज हेल्दी हैं, अपने फुल कॉन्शियस में हैं, तो अपना रजिस्ट्रेशन ज़रूर करवाइए ऐसी संस्था में जहां आपने ये रजिस्टर किया हुआ है कि इफ़ आई एम नो मोर टुमारो, काइंडली डोनेट माई ऑर्गन्स. एंड इसकी प्रॉब्लम की सिवियरिटी आपको तब तक नहीं पता चलेगी जब तक आप किसी अपने चाहने वाले को इस प्रॉब्लम में नहीं देखे हो या फिर आप खुद उससे सफ़र नहीं किया है. सो भगवान करे आपको या आपके चाहने वाले को ना हो. सो आप एक जिसको नहीं जानते उनसे भी मिल सकते हैं, जाके किसी हॉस्पिटल में देखिए और यदि इसको रजिस्टर करिए. वंस यू आर नो मोर, दोज ऑर्गन्स को किसी भी तरह से बर्न और बरी करने का फ़ायदा नहीं होगा. यदि आप उनको डोनेट करें तो आप 8 से 10 नई जिंदगियां दे सकते हैं किसी को. आँख से लेकर किडनी से लेकर लिवर, हार्ट, कई चीज़ें डोनेट होती हैं. तो यदि आप 8 लोगों को नई ज़िंदगी दे सकते हैं एंड यू कैन लिव थ्रू देम, दैट इज़ व्हाट द मोटिव इज़. सो काइंडली रजिस्टर योर सेल्फ फॉर दैट. राजमा खाने से किडनी हैप्पी रहती है? नहीं, ऐसा नहीं है. राजमा खाने से किडनी हैप्पी तो नहीं है, बट राजमे में प्रोटीन होता है एंड प्रोटीन आपकी बॉडी के लिए ज़रूरी है. तो यदि आप लिमिट मात्रा में खाते हैं जितनी आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है, तो ओवरऑल बॉडी के लिए एक हेल्दी इंटेक है राजमा. किडनी जो जैसे दिखती है वैसे ही फूड जो दिखने वाले होते हैं, जैसे कि राजमा की बात हो गई या फिर और भी बीन्स आते हैं, तो अगर आप वो खाते हैं तो वो आपकी किडनी के लिए बेस्ट होते हैं? राजमे जैसा ही आंसर है इसका भी. प्रोटीन के जितने भी आप बीन्स एंड पल्सेस लेंगे इनमें प्रोटीन होता है एंड प्रोटीन इज़ गुड फॉर बॉडी. बट यदि आप किडनी डिजीज़ के पेशेंट हैं और एक्सेसिव प्रोटीन लेंगे, जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, देन इट कुड एक्चुअली बी हार्मफुल टू द किडनी. सो आपकी किस सिचुएशन है उसके हिसाब से आपका ट्रीटमेंट है. तो ब्लैंकेट थेरेपी बोलना सही नहीं होगा. थैंक यू सो मच डॉक्टर भानु, हमें यहाँ पर वक्त देने के लिए. और बहुत सारे ऐसे सवाल थे जो हमने यहाँ पर डिस्कस किए हैं और उसके बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव आंसर्स दिए हैं. आपने अपने एक्सपीरियंसेस से बताया हुआ है यहाँ पर. थैंक यू सो मच हमें स्विच को टाइम देने के लिए. और हम साथ में ये भी आपसे कहना चाहेंगे कि अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा. और ये पॉडकास्ट आपको कितना रेलेवेंट लगा है, आपकी लाइफ पे इसका क्या इम्पैक्ट हुआ है, वो भी अगर आप शेयर करेंगे तो वो भी हमारे लिए बहुत अच्छा होगा. थैंक यू सो मच वंस अगेन. थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग.